आपको अब तक फेमिनिज्म के बारे में क्या पता है? व्हाट इज द बेसिक आइडिया दैट यू हैव gathered by your reading up till now about feminism? सर बेसिकली फीमेल्स के राइट्स की प्रोटेक्शन के बारे में बात की जाती है, फीमेल्स या वुमेन इक्वेलिटी के बारे में बात की जाती है, इसमें यही समझ आता है। ओके, एंड आकाश साहब, आप बताइए, व्हाट डू यू नो अबाउट फेमिनिज्म? सर, जो ख्वातीन के हकूक हैं उनके बाद उनकी जिदोजहद की जाती है कि उसको मुआशरे में, एटमॉस्फेयर में हकूक मिले इक्वल टू मेन के। सर, जो भी मतलब। थैंक यू वेरी मच। एंड अब्दुल रहमान साहब, रिजवाना सरफराज, व्हाट डू यू नो अबाउट फेमिनिज्म? सर बेसिकली राइट्स की बात होती है, इक्वालिटी की बात होती है कि उन्हें भी इक्वली अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, और इस तरह की चीज़ें ही हैं इसमें। राइट्स की बात होती है, बस फ्रीडम उन्हें भी मिलनी चाहिए। एज ए सोशियोलॉजिस्ट, फेमिनिज्म आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड फेमिनिज्म? सर अगर इसको सोशोलॉजी में रिलेट करें तो यही है कि अगर सोसाइटी को अगर चलाना है तो उसमें फीमेल्स को भी इक्वली अवेल किया जाए, और सोसाइटी जो है वो बेहतर तरीके से चल सकती है। अगर उन्हें उनकी राइट से महरूम रखा जाएगा तो ऑफ कोर्स सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट। राना नुमान कहते हैं कि इट्स अ पॉलिटिकल मूवमेंट दैट डिमांड्स द इक्वालिटी ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक्स अफेयर्स। इट रिक्वायर्स द सोसाइटी टू ट्रीट वुमेन एज इक्वल मैन, नॉट एज अ सेकंड क्लास सिटीजन। ओके, सिंपल टर्म्स में अगर हम फेमिनिज्म की बात करें, इट्स अ पॉलिटिकल मूवमेंट। आप इसको एक्टिविज्म कह सकते हैं, आप इसको एक मूवमेंट कह सकते हैं, जिसमें जैसा कि नुमान साहब ने कहा कि जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स की बात हुई है। आप इसको ऐड कर सकते हैं कि इट आल्सो टॉक्स अबाउट द कल्चर, क्योंकि शुरू शुरू में जो फेमिनिज्म है उसका फोकस जो है वो राइट्स पे था, बट आफ्टर द ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब जो फेमिनिज्म है इट टॉक्स अबाउट द कल्चर, क्योंकि कल्चर ही वो ऐसी चीज है जिसके चेंज होने से जो है वो अल्टीमेटली वो चेंज आना है, या वो सोशल जस्टिस आना है, जिसके लिए फेमिनिस्ट जो हैं वो अपना एक्टिविज्म सारा कर रहे हैं। तो सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि इट्स अ मूवमेंट फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन। और वो राइट्स कौन से हैं? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हर किस्म के वो राइट्स, एंड दे आल्सो एक्सटेंड टू इवन देयर बॉडीज। ये बड़ा हॉट टॉपिक है ऐसे के लिए। और फेमिनिज्म के रिलेटेड पहले वुमेन के रिलेटेड आया करता था ऐसे, वुमेन के बारे में कुछ जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, ये कई दफा पेपर्स में आया है। इसके अलावा इसके अलावा और क्वेश्चन आया है कि आपके जो फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन है वो पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज की एम्बेसडर्स हैं, ये भी एक सवाल ऐसे में आया है। तो अगर वो इस तरह क्वेश्चन पूछ ले कि फीमेल जो है आपकी जो विमेन स्पोर्ट्स पर्सन है वो पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज की एम्बेसडर्स हैं, तो बेसिकली पूछा तो उसने बड़ा एक लिमिटेड सा एरिया है कि स्पोर्ट्स विमेन क्या कर सकती हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ, यार ये अपने माइक्स ऑफ रखें, आपको कितने दफा बताया जाता है ये। नूर कहती हैं डॉक्ट्रिन दैट एडवोकेट्स इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन। जी बिल्कुल ठीक है। तो अगर उसने ये कहा है कि वेमेन जो हैं वो हैं एम्बेसडर्स पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज की, उसने बेसिकली तो रोल ऑफ स्पोर्ट्स वुमेन पूछा है। लेकिन हम पूरा केस बिल्ड करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद द इमेज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि हमने किसी तरह उसको पूरी बात बतानी है। वो हमसे अगर सिर्फ ये कहता है कि पाकिस्तान के इमेज की जो है वो एम्बेसडर्स हैं वेमेन, स्पेशली स्पोर्ट्स वेमेन, तो वो कहना ये चाह रहा है
कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे विमेन जो है वो ऑप्रेस्ड हैं, दे आर ऑप्रेस्ड बाय द इविल कस्टम्स, they are not treated equally, and there are countless kinds of violence directed against women. So in that closed society and in that oppressive society, if a country is producing women sports person where the traditional concept of women is that women belongs to home and they are closed, as is the famous sentence, they are closed behind the walls of home. तो इन दैट केस अगर एक कंट्री ऐसी खवातीन पैदा कर रहा है which are coming into an area which is considered to be male dominated, so that means there is some kind of visible change going on in that society. तो अगर वो कह रहा है कि पाकिस्तान का इमेज जो है वो बेहतर करेंगी, तो उसने ये आप पे है, मैंने इससे अपने लेक्चर की एग्जांपल इस वजह से लिया शुरू, इस वजह से किया है इस स्पेसिफिक टॉपिक से, कि समटाइम्स आपको फील हो रहा होता है कि इस पे अब हम क्या लिखें, इसमें तो उसने सिर्फ स्पोर्ट्स वेमेन की बात कर दी है, तो हमारे पास लिखने का रूम बहुत कम है। आशिक आप दोबारा ट्राई कीजिए, मैंने जो रिसेंट न्यू लिंक भेजा है उसको ज्वाइन करने की दोबारा ट्राई करें। तो हमें लगता है कि हमारे पास इस टॉपिक के लिखने के लिए कोई खास रूम नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपना केस बिल्ड कैसे करते हैं और आप स्टेटमेंट की डायसेक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद द कल्चर ऑफ वुमेन, विद द कल्चर ऑफ पाकिस्तान, या विद द पाकिस्तानी कल्चर रिलेटेड टू वुमेन। या आप इसको इस तरह टैकल कर सकते हैं कि मतलब हम ये बात इस अंदाज से कर सकते हैं कि पाकिस्तान के कल्चर को खवातीन किस तरह बेहतर करेंगी। अगर हम सिर्फ इतना लिखते हैं कि वो सॉफ्ट जो इमेज है पाकिस्तान का, उसकी एम्बेसडर्स हैं, उसमें फिर हमें वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि औरतों ने किस किस तरह। अब हमारे पास इशू क्या होगा कि हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा जेंडर रिलेटेड, क्योंकि विमेन ने कौन सा कल्चर बिल्ड करना है, हम उसमें बहुत सी बातें कर सकते हैं कि इंक्लूसिव सोसाइटी है, वहाँ पे डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटरी है, वहाँ के जो है वो इगलिटेरियन सोसाइटी है, लेकिन अल्टीमेटली बात जेंडर रिलेशन की तरफ ही आएगी, या जो कुछ जेंडर के रिलेटेड हमारे कल्चर के बारे में मिसकंसेप्शंस हैं या रियलिटीज जो वर्ल्ड द वे वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेस पाकिस्तान विद रिस्पेक्ट टू द ट्रीटमेंट विद द वुमेन, उसको हमने कैसे बेहतर किया। या तो हम इसको ये मेन स्टेटमेंट दें और उसमें हम लिखते जाएं, कोई 8-10 पॉइंट्स लिखते हैं, उसके बाद हम सजेशंस लिख सकते हैं कि हम मजीद किस तरह जो है अपना कल्चर बेहतर कर सकते हैं, या हम जो है विमेन है उनको मजीद किस तरह एम्पावर कर सकते हैं, नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स बट इन अदर डोमेन्स, कि जिससे हमारा कल्चर बेहतर हो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम कहें कि अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तानी कल्चर या पाकिस्तान इमेज इन द वर्ल्ड। अब हम इसमें कह तो सकते हैं कि यहाँ पे टेररिज्म भी है और यहाँ पे ये मसले भी हैं और ये मसले भी हैं, लेकिन चूंकि ऐसे विमेन के रिलेटेड था, जेंडर के रिलेटेड था, तो फिर हम पाकिस्तान का जो इमेज है अराउंड द वर्ल्ड जेंडर के रिलेटेड, जेंडर स्पेसिफिक इश्यूज को फिर हम रिलेट करते जाएंगे। पहले हम उसको बता देंगे और फिर हम बताएंगे कि जेंडर विमेन ने इसको ठीक कैसे किया। तो दिस इज हाउ यू डील विद द टॉपिक। अब सिंपली अगर हम फेमिनिज्म की बात करें तो ये वैसे बहुत पुरानी इसकी हिस्ट्री है। आप कह सकते हैं कि हर सोसाइटी में यकीनन ऐसी कुछ वॉइसेस रही होंगी जो कि तारीख के एक बहुत वक्त गुजर जाने की वजह से महफूज नहीं है, जो कि सोसाइटी में पैट्रियार्की या मेल डोमिनेंस की वजह से महफूज नहीं है, जो कि हिस्ट्री जो गलत तरीके से लिखी गई, तो जो हिस्ट्री दरबारियों के लिए या जो कॉमन मैन को जिस हिस्ट्री में से एक्सक्लूड किया गया है। और मैं सनम को इसी चीज पे बात कर रहा था कि लिमिटेड टॉपिक को फिर हमने किस तरह लेके चलना, हमने एक्सपेंड कैसे करना और केस अपना कैसे बिल्ड करना है। किसी तरह तो हमने उसे बताना है ना कि इमेज था क्या और फिर इन औरतों ने कैसे बेहतर किया। तो तारीख में वो आवाजें शायद
हमेशा उठी होंगी लेकिन दबती रही होंगी, क्योंकि तारीख जो लिखने वाले थे उन्होंने चंद जो रूलर्स थे या चंद जो एलिट्स ऑफ द सोसाइटी थे, ओनली दे वर इंक्लूडेड while writing the history. लेकिन there was a time after which voices of women started to be heard, not only by the women around them but by the men around them. And there was a time कि जब ये आवाजें तेज होती गईं और इन्होंने जो है बेहतरीन कुछ जराए अपनाए जिससे औरतों की आवाज सोसाइटी में फैल सके। तो ये है फेमिनिज्म के इन्होंने बाकायदा एक पॉलिटिकली इस चीज को परस्यू किया। उसमें इन्होंने अपने स्लोगन्स डिजाइन किए, इन्होंने बाकायदा जो है वो पार्लियामेंट्स के बाहर मुजाहरे किए। जो चंद शुरू की फेमिनिस्ट थी उन्होंने बहुत अच्छी राइटिंग्स प्रोड्यूस की। अदर देन एकेडमिक वर्क, पॉलिटिक्स में ना सिर्फ उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर स्पीचेस की बल्कि डिफरेंट सिटीज में बाकायदा जैसे ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट होता है इस तरह उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट किए, पम्फलेट्स लिखे गए जिससे उन्होंने सोसाइटी में अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की। फिर मैंने आपको कश्मीर इशू में लॉबिंग की बात की थी, तो उस वक्त के जो कुछ लेजिस्लेटर्स थे, जो पार्लियामेंटेरियंस थे या उनके जो मुकन्नना में जो लोग बैठे होते थे, उनकी विमेन, उनकी जो खवातीन जो कि खुद पढ़ी लिखी थी, उन्होंने उन लोगों को इस इशू के बारे में सेंसिटाइज करना शुरू कर दिया। फिर उसमें कुछ रिलीजियस मूवमेंट्स थी, जैसे कैल्विनिस्ट थे, जैसे क्वेकर्स थे। ये बेसिकली क्रिश्चियंस की डिफरेंट जो है वो सेक्ट्स कह लें आप। क्वेकर्स थे, कैल्विनिस्ट थे, उसके अलावा ये प्रोटेस्टेंट्स थे। तो इनमें से कुछ लोगों ने जो है ये बिलीव करते थे ह्यूमन इक्वालिटी पे, तो उन्होंने ये बात की कि तो इस तरह क्या हुआ कि जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है जो कि इन्फेंसी में अभी उसको पता नहीं था कि अपनी बात किस तरह फैलानी है, तो फेमिनिस्ट मूवमेंट एक्चुअली फाउंड प्रोफाउंड सपोर्टर्स इन सम अदर मूवमेंट्स। तो ये मूवमेंट्स आपस में इंटीग्रेट होते गई और फिर एक वक्त आया कि और जो फेमिनिस्ट औरतों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई और फिर इन्होंने बाकायदा बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए, मुजाहरे किए, एंड दिस इज़ हाउ उनके जो है वो नज़रियात फैलना शुरू हुए। तो हमने देखा कि फेमिनिज्म किस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसने पेस पकड़ा। तो जो पहली वेव है फेमिनिज्म की, उसमें अगर हम बात करें तो वो सिंपली इक्वालिटी की बात करते थे और बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की बात करते थे। मतलब उनकी बात यहाँ से शुरू हुई थी कि व्हाई डोंट यू कंसीडर विमेन एज इक्वल ह्यूमंस, खवातीन भी बराबर की इंसान है, दैट इज व्हाई दे आर इंटाइटल्ड टू इक्वल राइट्स। तो उसमें क्विकली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पॉलिटिकली उन्होंने वोटिंग राइट तलब किया कि खवातीन को वोटिंग राइट दिया जाए, राइट टू इनफ्रेंचाइज। फिर उन्होंने जो है बाद में तो वो उन्होंने राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस की भी बात हो गई। इकोनॉमिकली उन्होंने कहा कि हमें राइट टू प्रोफेशन, हमें जो है वो प्रोफेशन का राइट दिया जाए। मतलब वेमेन आर, अगर हम बात करें यूके की बात करें या जो पावर्स थी यूरोप में, स्पेन था, पुर्तगीजी थे, नीदरलैंड था, उसके अलावा फ्रांस था, ब्रिटेन था, और फिर जो ब्रिटेन की जो 13 कॉलोनीज बनी यूएस में। तो ये जो कंटिनेंटल अमेरिका है और जो यूरोप है, अगर हम इन पूरे 2 कंटिनेंट्स की बात करें तो वहां पे भी ट्रेडिशनली विमेन के बारे में बिल्कुल एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट था जो कि अब समझा जाता है। अगरचे इस्लाम ने तो औरत को बहुत एम्पावर किया, और अगर हम उस दौर में बहुत पीछे अगर इस्लामिक इरा में, गोल्डन इस्लामिक इरा में चले जाएं, तो वहां पे तो आप देखें ये यूनिवर्सिटी जो है, पहली यूनिवर्सिटी जिसने बाकायदा डिग्रीज दी वो फातिमा अल फेहरी नामी खातून की, मोरक्को में आई है, उसने यूनिवर्सिटी बनाई। उस यूनिवर्सिटी से निकल के फिर अल अजहर यूनिवर्सिटी बनाई गई जो उसके पढ़े लिखे लोग थे। फिर अल अजहर से जो लोग पढ़े थे उन लोगों ने यूरोप में एक यूनिवर्सिटी बनाई जो कि यूरोप की पहली यूनिवर्सिटी कंसीडर होती है। फिर उसका मुझे नाम याद नहीं है, मैं आपका सिर्फ लिंक बना रहा हूँ। वहां से जो लोग निकले उन्होंने
ये आपके इसको ऑक्सफोर्ड बनाई, और फिर ऑक्सफोर्ड से जो लोग निकले, चंद एक आइडियोलॉजिकल उनके थे इश्यूज, उन्होंने फिर कैम्ब्रिज और हार्वर्ड और इस तरह ये फिर सारी बनती गई। तो अगर हम इस्लामिक इरा में वेमेन की बात करें तो वो तो बहुत इम्पावर्ड थी, लेकिन इस वक्त हमारी सोसाइटी में जो औरत का ड्यू टू मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन जो रोल समझा जाता है कि औरत प्रिडोमिनेंटली घर के लिए बनी है, बिल्कुल यही व्यू उस वक्त के यूरोप, जब फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट होने वाली थी, होने से पहले पहले के जो हालात थे यूरोप और अमेरिका के, बिल्कुल यही हालात थे। एंड टू ऐड फ्यूल टू फायर, औरत बिल्कुल प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकती थी। इस्लाम ने तो बहुत पहले औरत को हिस्सा दिया है प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको ना सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की इजाजत दी है बल्कि उसका हिस्सा रखा है, राइट टू इनहेरिटेंस आप जिसको कह सकते हैं। तो राइट टू इनहेरिटेंस वहां पे बिल्कुल नहीं था, और अगर किसी खातून की प्रॉपर्टी होती भी थी तो आफ्टर मैरिज दैट वाज ट्रांसफर्ड टू हिज हस्बैंड, हर हस्बैंड। तो राइट टू इनहेरिटेंस की बात की इन्होंने, राइट टू प्रोफेशन की बात की, राइट टू एजुकेशन की बात की। वहां पे कोई औरतों के लिए ना ही कोई इंस्टीट्यूशंस थे, एंड इट वाज कंसीडर्ड अ टैबू। तो जो बहुत कोई इलीट किस्म के विमेन थी, उनके लिए कोई प्राइवेटली ट्यूटर्स जो है वो बुलाए जाते थे जो उनको घर में पढ़ाते थे। और फिर अल्टीमेटली यही औरतें थी जिन्होंने फिर वो पहली पहले जिसको क्लासिक्स ऑफ फेमिनिज्म कहा जाता है, जिसमें ये शुलैमत फायरस्टोन है, जिसमें बेट्टी फ्रीडन है, और इसमें इसके फ्रेंच सोसाइटी के कुछ लोग हैं, और उसके बाद फिर ये आपकी सिमोन डी बूवर है फ्रेंच, उसने बुक लिखी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता तो ये वो वुमेन थी जो जिन्होंने बेसिकली, ये मोस्ट ऑफ देम वर एलीट वुमेन, एंड इनकी एजुकेशन ऐसे ही हुई थी। तो बेसिक राइट्स इन्होंने मांगे, राइट टू बर्थ, राइट मतलब उस वक्त ये था कि ऑन एवरेज जो है एक खातून जो है वो 5 5 बच्चे पैदा करती थी, तो उनको इस तरह का कोई कंट्रोल नहीं था, और ऐसी बहुत सारी बातें थी। तो फर्स्ट मूवमेंट जो थी, फर्स्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट जो थी, इसने इक्वालिटी की बात की और इसने राइट्स की बात की, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की बात की। और आप उनको बेशक जितना एक्सपेंड करते जाए, उसमें आप इकोनॉमिक राइट्स भी कहते हैं, आप उसमें पॉलिटिकल राइट्स भी कहते हैं, आप उसमें एजुकेशनल राइट्स भी कहते हैं, आप उसमें प्रोफेशनल राइट्स भी कहते हैं। सेकंड मूवमेंट, फर्स्ट मूवमेंट ने सब्सटेंशियल गेन्स अचीव की। उसकी रीजन ये है कि प्रो वुमेन लेजिस्लेशन शुरू होनी है, एंड दिस इज द स्पिरिट ऑफ एनी पॉलिटिकल एक्टिविज्म। देखें, फेमिनिज्म के साथ आजकल जो मसला है वो मसला भी यही है कि, सॉरी एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो पॉलिटिक्स की या एक्टिविज्म की स्पिरिट ये है कि आप लेजिस्लेटिव चेंज की बात करें, और आप जो है वो कुछ आपको आपको अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बड़े क्लियरली डिफाइंड हो। तो ये जो पहली मूवमेंट थी, इसके ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियरली डिफाइंड थे। दूसरी मूवमेंट में ये हुआ कि जो फेमिनिस्ट थे उन्होंने रियलाइज किया कि फेमिनिज्म जो है तब तक ये कुछ भी अचीव नहीं कर सकता जब तक औरत के बारे में जो है वो मर्द उसका जहन तब्दील नहीं हो सकता। औरत के बारे में जो आपके कल्चर में बातें हैं, जो बेसिक आपके जो एक जेंडर स्टीरियोटाइप्स बनी हुई हैं, आपकी जो जेंडर की कंसेप्शन है कि आप रोल्स जो डिफाइन कर रहे हैं
कि ये काम खवातीन ने करना है, ये काम मर्दों ने करना है। और फिर जो औरत को मर्द से कमतर समझा जाता है, दे आर कंसीडर्ड इंफीरियर टू वुमेन, जब तक ये लोगों के जहन से नहीं निकलता तब तक हमारी सारी एफर्ट्स नाकाम जाएंगी। हम तब तक सब्सटेंशियली कुछ अचीव नहीं कर सकेंगे, ना पॉलिटिकली, ना इकोनॉमिकली, ना प्रोफेशनली। तो हमें इस कल्चर को चेंज करना है। तो जो दूसरी मूवमेंट थी, फेमिनिस्ट जो मूवमेंट थी, उसने भी सब्सटेंशियल गेन्स की। मैं उसके बारे में आपको चंद एक पॉइंट्स जो है वो लिखवा देता हूँ। इसमें इनका एक तो स्लोगन था, पर्सनल इज पॉलिटिकल। दूसरा इनका स्लोगन था, दूसरा जो इनका मेन एजेंडा था वो पैट्रियार्की था। तीसरी जो इनकी बात थी वो इन्होंने बड़े रिग्रेस किस्म के एक्टिविज्म की बात की। अदर देन दैट, जो एक और इम्पोर्टेंट बात इनके बारे में थी, कि पहले पे बात कर लेते हैं जो इनका मेन स्लोगन था। वो ये कहते थे कि जो पैट्रियार्की है ये बहुत ज्यादा सोसाइटी में डीप रूटेड है। तो ना सिर्फ पॉलिटिक्स बल्कि आपकी फैमिली लाइफ, उसमें भी मर्दों की डोमिनेंस है। तो सिर्फ पॉलिटिकल डोमेन में औरतों को इक्वालिटी नहीं चाहिए, बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ भी पॉलिटिकल लाइफ की तरह ही है। जैसे यहाँ पे पॉलिटिकल लाइफ में पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है वो मर्दों के पास है, ऐसे ही पर्सनल लाइफ में भी पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है वो मर्दों के पास है, एंड दैट्स ट्रू। इसी तरह उन्होंने ये कहा कि जब तक हम पर्सनल लाइफ में एम्पावर्ड फील नहीं करती, तब तक पॉलिटिकल लाइफ में, पॉलिटिकल डोमेन में हमें एम्पावर्ड फील करने की जरूरत ही नहीं है। कि हमें एम्पावर्ड जो है वो फील करने की इम्पोर्टेंस ही नहीं है, इसका कोई बेनिफिट ही नहीं। दूसरा था कि उन्होंने पैट्रियार्की के ऊपर बहुत रिसर्च की, पैट्रियार्की है क्या। और उन्होंने ये चीज जो उन्होंने हमें मतलब जिसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की, वो उन्होंने ये कहा कि ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डोमिनेंस ऑफ मैन, कि आपकी सोशियोलॉजिकली देखें तो इंस्टीट्यूशन उस चीज को कहते हैं जो कि एक वाइडली एक्सेप्टेड बिहेवियर हो, या आप इंस्टीट्यूशन एक इदारे को कहते हैं। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड का मतलब दोनों है कि ये एक वाइडली एक्सेप्टेड बिहेवियर भी है, डोमिनेंस ऑफ मेन, एंड दूसरा आपकी जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ पावर हैं, जिनकी आप बात कर लें, आप स्टेट बात कर लें, स्टेट की बात कर लें, आप गवर्नेंस की बात कर लें, आप रिलीजन की बात कर लें, आपकी सोसाइटी के जो भी बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहां पे डोमिनेंस ऑफ जो मैन है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये बात वो करते थे। ये था रिन्यूड फोकस ऑन एक्टिविज्म। उन्होंने कहा कि हमें मतलब निकल आओ बाहर। तो ये इन्होंने बम शम भी फेंके थे। इसमें सफरेजिस्ट थे जो कि खाली सिर्फ जो है ना वो सफरेज के हक में थे और वो वुमेन की सफरेज मांगते थे। तो जब जो सफरेजिस्ट थे उनसे इंस्पायर होके इन्होंने फिर जो है रेडिकल फेमिनिस्ट थे, इन्होंने फिर काफी प्रोटेस्ट वगैरह, और इस चीज की, क्योंकि इस चीज की इंपॉर्टेंस की इन्हें समझ आ गई। और जो फोर्थ बात थी वो थी वुमेन्स लिबरेशन।
इन्होंने कहा कि हमें तो मुकम्मल लिबरेशन चाहिए, मर्द के साथ रहना ही नहीं है। हमें मर्द के साथ नहीं रहना, और तमाम वो इंस्टीट्यूशंस जिनमें मेल डोमिनेंस है वहाँ उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमने शादी नहीं करनी, हमने चाइल्ड कैरिंग नहीं करनी, हमने फिजिकल रिलेशंस नहीं रखने, जो एक इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है उस पर उन्होंने बिलीव नहीं किया। तो इस तरह उन्होंने रेडिकल चेंज की बात की। तो उन्होंने औरतों की लिबरेशन और कंप्लीट सेपरेशन की बात की। लेकिन इसके कुछ इम्पैक्ट्स हुए, बट दिस वाज द टाइम जहां से आपका फेमिनिज्म बिगड़ना शुरू हो गया। वैसे फेमिनिज्म की जो है वो बहुत सारी स्ट्रैंड्स हैं, और अब आते हैं हम मौजूदा हालात पे। इसके अलावा थर्ड वेव फेमिनिज्म था, तो थर्ड वेव जो है उसके बारे में बिलीव किया जाता है कि उसको यूनिवर्सिटी एजुकेटेड स्टूडेंट्स ने चलाया, उसको ये मी टू मूवमेंट वगैरह, और कुछ लोग कहते हैं कि कंटिन्यूअसली फोर्थ मूवमेंट चल रही है और बहुत सी मूवमेंट्स चल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये थर्ड मूवमेंट जिसको पोस्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिज्म कहते हैं बेसिकली है वही, और ये इसी के डिफरेंट स्ट्रैंड्स हैं। तो मी टू मूवमेंट चली, उसके अलावा और बड़ी मूवमेंट्स चली जिसमें जैसे मर्द हजरात शर्ट उतार के फिर रहे होते हैं, तो ख्वातीन ने भी कहा कि मतलब हमारी भी जो है वो, हम अपनी बॉडी जो है वो डिस्प्ले क्यों नहीं कर सकते। तो इस तरह की मूवमेंट्स चली। इसके अलावा और काफ़ी जो है वो इसमें फेमिनिज्म में फिर चेंजेस आने लग गया। जैसे इन्होंने आपके ये जो एल जी बी टी क्यू, तो ये एक मूवमेंट थी जिसमें उन्होंने शामिल किया, और भी डिफरेंट स्ट्रैंड्स को। तो इस फेमिनिज्म की मैं बात कर रहा था कि पहले पहले क्या हुआ कि फेमिनिज्म के साथ सिर्फ चंद एक रिलीजियस मूवमेंट्स थी जिन्होंने उनको किसी हद तक सपोर्ट किया। अब फेमिनिस्ट ने क्या किया कि अब दे स्टार्टेड टू अलाइन देमसेल्व्स, दे स्टार्टेड टू इंट्रेंच देमसेल्व्स इन अदर मूवमेंट्स। तो उन्होंने कोऑपरेशन बिल्डिंग की बात की। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिज्म की एक ये बात भी है कि उन्होंने डिफरेंट मूवमेंट्स के साथ, अब इस वक्त तो आप देखें तो जैसे मार्क्सिज्म, जैसे मार्क्सिस्ट हर चीज में घुसने की कोशिश करते हैं, इसी तरह जो फेमिनिस्ट हैं वो भी बाकी तमाम पॉलिटिकल मूवमेंट्स, बाकी तमाम जो सोशल जस्टिस की मूवमेंट्स हैं, ह्यूमन राइट्स की मूवमेंट हैं, मिसाल के तौर पे ग्रीन एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं वो उनकी मूवमेंट में खुद को घुसाते हैं। तो हर किस्म की मूवमेंट्स के साथ उन्होंने कोऑपरेशन कोलिशन बिल्डिंग का काम शुरू कर दिया। अब मसला क्या है कि आप लोग मुझे, आप सब ने, मैंने आपसे इसी वजह से ये स्टार्ट में क्वेश्चन किया कि व्हाट इज फेमिनिज्म। जो आप फेमिनिज्म मुझे बता रहे थे ये 1960s 90s 20s 30s 60s 70s का फेमिनिज्म है। अब ऐसा फेमिनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। इस वक्त आप फेमिनिज्म की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन दे ही नहीं सकते। हर बंदे के लिए कुछ अलग फेमिनिज्म है। तो चूंकि अब हम मेन टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, तो आप लोग जो हैं वो अपने अपने खलील रहमान कमर और अपने अपने मारवी सरमन जो है आपने एक दफा होल्ड पे रखने। आफ्टर दैट वी कैन हैव अ लिटिल डिस्कशन ओवर इट। तो मुझे ये बताएं फेमिनिज्म क्या है, क्या फेमिनिस्ट कहते हैं आप। फेमिनिस्ट जो हैं, मैं इस पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पॉइंट मेरा ये है कि ये आइडियोलॉजी जो है वो इस हद तक कंफ्यूज हो चुकी है कि इसमें बहुत अच्छी बातें भी हैं और इसमें बहुत घटिया बातें भी हैं। और आयरनी ये है कि इसमें जो बहुत अच्छी और बहुत जस्टिफाइड बातें हैं, आप एक ऐसी सोसाइटी जो कि औरत को बराबर का इंसान नहीं समझती, वहां पे ऐसे स्लोगन्स आके यूज कर रहे हैं आप। मुझे, आपको पता है मर्द बैठे होते हैं तो वो कोई खास ख्याल नहीं रखते, वो जैसे बैठे हुए हैं वो बैठे हैं। तो एक औरत बैठी होती है तो उसको अपने आप को बड़ा समेट के बैठना पड़ता है। तो ये क्यों है कि एक औरत को क्यों समेट के बैठना पड़ता है और एक मर्द को क्यों नहीं समेटना चाहिए।
तो जैसे वो पिछले कुछ अरसे में प्ले कार्ड्स में एक बड़ा प्ले कार्ड मशहूर हुआ था, ये फेमिनिस्ट जो अपना ये डे सेलिब्रेट करते हैं, उसमें कि लो बैठ गई मैं सही से। तो अब बात उसमें बेचारी की मतलब गलत नहीं है कि यार वो भी इंसान है और वो इसी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो भी आपकी तरह अपना आप ढांप के फिर रहे हैं। अगर किसी वक्त वो ठीक तरह से खुद को बेचारी कोई औरत नहीं समेट के बैठी, तो आपके लिए ये आपका फर्ज नहीं बनता कि आप उसके ऊपर आवाजें कसें या आप उसके रिलेटेड बातें करना शुरू कर दें कि ये ऐसे बैठी है। और ये ऐसी बातें अनफॉर्चुनेटली कि जो आप सब लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर सुनी होंगी। किसी खातून के चलने के अंदाज पे बात की गई होगी, किसी के ड्रेस पे बात की गई होगी, किसी के बैठने पे बात की होगी। मतलब होना तो ये चाहिए था कि वो जो जिस औरत ने प्ले कार्ड उठाया हुआ था, वो बजाय ये स्लोगन लगाने के कि लोस बैठ गई मैं सही से, वो ये स्लोगन लगाती कि मर्द हजरात अपने शलवार में जिप ना लगवाएं। जो ये मर्द हजरात अपना ऐसे कमीज उठा के और फिर शलवार की जिप से वो उसको खोल के सरेआम और वो खोल रहे होते हैं। तो अब मसला क्या है कि आप उस सोसाइटी की औरत हैं जिसमें आपको बराबर का इंसान बहुत सारे लोग नहीं समझते। तो उस सोसाइटी में अगर आप ऐसा पोस्टर या ऐसा प्ले कार्ड यूज करेंगी तो उसको वेलकम नहीं किया जाएगा। तो आप बड़े अच्छे तरीके से उसको, अब जो बेसिक खवातीन की डिमांड्स हैं या जो बेसिक उनके प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो फेमिनिज्म में बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं और चंद बुरी बातें भी हैं। और जो अच्छी बातें हैं उनको अनफॉर्चुनेटली सही तरीके से पोर्ट्रे नहीं किया जाता, जिस वजह से फिर हमारे जो पैट्रियार्कल माइंड्स हैं उनको फिर बात करने का मौका मिल जाता है। और वो जैसे खलीलुर रहमान कमर साहिब हैं और ऐसे बहुत सारे लोग जो कि मेरे शक्ल में, मेरे रूममेट की शक्ल में, लाइब्रेरी में मेरे हजारों दोस्तों की शक्ल में जो खलीलुर रहमान कमर फिर रहे हैं, वो क्यों फेमिनिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं? मसला ये है कि यहाँ की औरत चाहे कुछ अच्छा भी मांग रही है, उनको वो नजर आ रहा है कि वेस्ट की औरत जो कह रही है कि हमें जो है वो सेम जेंडर से सेक्स अलाउ किया जाए, जो लेस्बियंस का कल्चर है और गेज का कल्चर, उनको वो नजर आता है। तो फेमिनिज्म, अब ये बताएं कि क्या किसी कंट्री में कोई ऐसा फेमिनिज्म एग्जिस्ट करता है जो कि क्लियरली डिफाइन कर सके कि हमारा एजेंडा क्या है? तो फेमिनिज्म के साथ मसला ही ये चल रहा है कि इसने इतनी एक आइडियोलॉजीज को कंबाइन कर लिया है और इतनी एक इसमें कंफ्यूजन आ चुकी है कि हर बंदे का फेमिनिज्म अलग है। आप मुझसे पूछें मेरा फेमिनिज्म अलग है। शायद मैं कहूँ कि मेरे नज़दीक फेमिनिज्म ये है कि हमारे पाकिस्तान की जो औरत के मसाइल, अगरचे बहुत सारे मसाइल, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ वेमेन आर यूनिवर्सल इन नेचर। वो चाहे पाकिस्तान की है, अफगानिस्तान की है या यूएसए की है, तो बहुत सारे मसाइल सेम। लेकिन कुछ इश्यूज हैं जो कि कल्चर स्पेसिफिक या कंट्री स्पेसिफिक हैं या कि रीजन स्पेसिफिक हैं। तो आप एक खास इलाके, जगह या कल्चर की औरत के जो मसाइल हैं उनको डील करने के लिए जो पॉलिटिक्स है वो फेमिनिज्म। मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँगा, एक बंदा होगा जिसके नज़दीक फेमिनिज्म ये होगा कि औरत और मर्द जो हैं वो 100% इक्वल हैं, उनकी ये जो बॉडी के डिफरेंसेस हैं ये नेग्लिजिबल हैं, ये खुदा ने बनाया है सिवाय उस बॉडी के डिफरेंस के उनके अंदर। और why feminism has become a confused ideology? confused इसी वजह से है कि पोस्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि इसने हर स्ट्रैंड के और हर ओपिनियन के लोगों को इकट्ठा किया। I would briefly discuss that what are those differences of ideology in feminism, or what are differences in different strands in feminism. मुख्तसरन बात की जाए तो इस वक्त बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं जहाँ पे औरतों को लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वालिटी मिल चुकी है।
एक स्ट्रैंड है जो कहती है इक्वालिटी की बात करती है, अब भी इक्वालिटी फेमिनिज्म। एक स्ट्रैंड है जो अब भी, जिसको हम रेडिकल फेमिनिज्म भी कह सकते हैं। आप देखें कि रेडिकल फेमिनिज्म, उसकी एक खासियत ये है कि उसको those who are at the forefront of that movement, they are usually celebrities, और those elite women, ये दो किस्म के लोग। और सेलिब्रिटीज में भी ये आपकी जो फिल्म इंडस्ट्री के जो टॉप नॉच, जो आप कह लें, ये जो के बड़े फेमस पर्सनैलिटीज हैं, वो कह लें, हॉलीवुड, बॉलीवुड, और ये माशाल्लाह से अब लॉलीवुड भी। तो इन खवातीन की अगर पर्सनल लाइफ देखी जाए तो इनकी फैमिली लाइफ जो है वो कोई इतनी सेटिस्फाइंग नहीं है, स्पेशली अगर हम हॉलीवुड की बात करें। और फ्रीक्वेंटली इनके डाइवोर्स हुए हैं और फ्रीक्वेंट ऐसे इश्यूज हुए हैं। जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं वो अब भी कुछ ऐसे आइडियल्स की बात कर जाते हैं। ये पिछले दिनों पाकिस्तान में बड़ा मशहूर हुई थी एक वीडियो, हमारा ये फेमिनिस्ट प्रोटेस्ट ही हो रहा था, और वहाँ पे ये पाकिस्तान की कोई एक्ट्रेस थी, उनसे किसी ने क्वेश्चन किया कि दो मर्द हजरात का आपस में अटैचमेंट पॉसिबल हो सकती है? तो उन्होंने बड़े जो है वो यकजहती का इजहार करते उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हो सकती, दो मर्द हजरात को आपस में मोहब्बत क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। यानी ये जो होमोसेक्सुअलिटी, इसके बारे में बात हुई थी। तो ये चीजें अब यहाँ भी पेनिट्रेट कर चुकी हैं। या फिर जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं वो ये होमोसेक्सुअलिटी की बात ही इसी वजह से करते हैं कि उनके नजदीक जो हेट्रोसेक्सुअलिटी है, दैट इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ मेल डोमिनेंस, तो दैट इज डोमिनेटेड बाय द पैट्रियार्कल आइडियाज। इस वजह से वो हेट्रोसेक्सुअलिटी के खिलाफ हैं। वो कहते हैं, जो पोस्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिस्ट हैं, वो बेसिकली बहुत सारी आइडेंटिटीज को तो मानते ही नहीं है। वो कहते हैं अच्छा, हेट्रोसेक्सुअलिटी के यानी कि अपोजिट जो सेक्सेस हैं, उनकी मैरिज जो है ये क्यों जरूरी है? ये तो कल्चरली कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट है। तो हम वो तमाम चीजें जो कल्चर में पैट्रियार्की की तरफ से इन्फोर्स की गई हैं, और वो कल्चर जो मर्द ने बनाया है, वो जरूरी तो नहीं वो ठीक हो, हम उसको क्यों एक्सेप्ट करें? तो इस वजह से रेडिकल फेमिनिस्ट जो है वो काफी लिबरेशन की और सेपरेशन की बात करते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ फेमिनिज्म विच इज एट कंटिन्यूअस वॉर टुवर्ड्स द मैन, टुवर्ड कंटिन्यूअस वॉर ऑफ जेंडर्स। तो ये कंटिन्यूअस वॉर ऑफ जेंडर्स की बात करता है। इक्वालिटी फेमिनिज्म हो गया, रेडिकल फेमिनिज्म हो गया, उसके बाद पोस्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिज्म हो गया। फिर आप उसमें अगर डिफरेंट रेडिकल फेमिनिज्म की आपस में दो टाइप्स हैं। कुछ रेडिकल फेमिनिस्ट हैं जो कहते हैं कि पोर्नोग्राफी बहुत अच्छी चीज है और मैरिज जो है ये होनी चाहिए। कुछ जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं वो कहते हैं मैरिज होनी चाहिए, लेकिन कत्तन औरत के लिए जरूरी नहीं है कि वो बच्चों को संभाले, मर्द भी बच्चों को संभाले और घर का काम करे। तब वो जरा बेहतर किस्म के रेडिकल फेमिनिस्ट हैं। वो सिर्फ ये रियलाइज करवाना चाहते हैं कि पैट्रियार्की बहुत डीप रूटेड है, और अदर देन पैट्रियार्की पर्सनल इज पॉलिटिकल, वो इस चीज की भी बात करते हैं। लेकिन वो इस इंस्टीट्यूशन को एटलीस्ट खत्म नहीं करते, लेकिन जो सेग्रीगेशन है जेंडर की, और ये जो डाइकॉटमस रोल्स हैं कि ये काम मर्द ने करना है, ये काम औरत ने करना है, वो इस चीज के अगेंस्ट हैं। वो कहते हैं बच्चे पालेगा मर्द। एक स्ट्रैंड कहता है पोर्नोग्राफी अच्छी चीज है, एक स्ट्रैंड कहता है पोर्नोग्राफी बुरी चीज है। एक स्ट्रैंड कहता है इसमें रेडिकल्स में कि मैरिज अच्छी चीज है, निसेसरी इविल कह लो, इसके बगैर गुजारा नहीं है क्योंकि सोसाइटी भी चलानी है। एक स्टैंड कहता है कि बिल्कुल नहीं। तो ये वो लोग हैं जो फिर होमोसेक्सुअलिटी की बात करते हैं कि खवातीन आपस से ये नीड्स, फिजिकल नीड्स पूरी करें, तो इससे दे वुड बी लिबरेटेड ऑफ द मेन, कि ये जो मैरिज है ये बजाते खुद पैट्रियार्की का ही एक इंस्टीट्यूशन है इन ऑर्डर टू सप्रेस द वुमेन। तो मैरिज के खिलाफ बात करते हैं। फिर एक फेमिनिज्म में जो एक चीज मजीद आ चुकी है वो ये LGBTQs की मैंने बात की। तो उन्होंने और बहुत कुछ, मतलब उन्होंने
जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, किसी का सेक्सुअल बिहेवियर है, इसमें बहुत सारी क्लासेस को इंक्लूड कर दिया हुआ है। तो इस वजह से मैं ये बात कर रहा था कि फेमिनिज्म जो है, उनको बहुत सारे फेमिनिस्ट को खुद नहीं पता कि हमने क्या बात करनी है और अगर करनी है तो कैसे करनी है। और यही एक रीजन है कि जिसकी वजह से एक अच्छी आइडियोलॉजी, एक अच्छी मूवमेंट जिसने 50% ऑफ द ह्यूमैनिटी के राइट्स की बात की, उसको क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें उनकी अपनी गलतियां हैं और उनका एक्टिविज्म का जो अंदाज है बाद में वो तब्दील हो गया। तो अब मुझे ये बताएं हाँ जी, शाइस्ता साहिबा कह रही हैं क्वीर थ्योरी। बेसिकली लफ्ज जो क्वीर है, सिंपल मानों में हर वो बंदा जो कि वाइडली एक्सेप्टेड, पॉपुलरली एक्सेप्टेड सोशल बिहेवियर के अगेंस्ट है, वो क्वीर है। तो इसमें LGBTQs और भी डिफरेंट जो ओरिएंटेशंस के और डिफरेंट बिहेवियर्स के जो लोग, मसलन कुछ लोग कहते हैं हमने बस शादी करनी नहीं है, हमारी कोई वजह नहीं, हमने शादी नहीं करनी। तो पॉपुलर एक जो नैरेटिव है वो यही है कि शादी होनी चाहिए, दैट इज कंड्यूसिव फॉर अ सोसाइटी, फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। वो कहते हैं हमने शादी नहीं करनी। उधर तो खैर वेस्ट में तो वो एक जिनसियत ज़दा मुआशरा है, तो वहाँ पे तो खैर जानवरों वाला भी, तो उसमें LGBT की वो क्या कहते हैं, इसमें क्वीर थ्योरी में और बहुत कुछ आता है। तो वो सारी जो आइडेंटिटीज हैं वो क्वीर थ्योरी में शामिल है। अब मुझे ये बताएं कि सबसे पहले हम फेमिनिज्म जो है इस पे क्रिटिसिज्म पढ़ें या इसकी अच्छी अच्छी बातें पढ़ें? क्या मशवरा है आप लोगों का? कासिम अली पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, सनम साहिबा भी कहती हैं अच्छी बातें, पहले से ही क्रिटिसिज्म आ जाएगा तो और कुछ भी नहीं लगेगा। ओके लॉजिकली हमें पहले जो है वो इसकी अच्छी बातें ही पढ़नी चाहिए। उसकी वजह ये है कि मेरे जैसे तमाम खलीलुर रहमान कमर जिनको लगता है कि फेमिनिज्म जो है वो है ही बुरी चीज़, तो सबसे पहले चलें उनके कुछ नज़रियात बेहतर हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम इसकी थोड़ी सी बुराइयां भी कर लेंगे। एंड टुडे आई हैव गॉट द एक्सक्लूसिव राइट कि मैं अच्छाइयाँ और बुराइयां करूं, उसके बाद आपकी ओपिनियन जो है वो ज़रूर ले ली जाएगी। फेमिनिज्म से क्यों हमें नहीं डरना चाहिए? फेमिनिज्म वाई, अब मतलब इसमें वाई फेमिनिज्म इज नॉट समथिंग टू फियर, या वाई नॉट समथिंग टू फियर, या वाई इम्पोर्टेंट is it still relevant? फेमिनिज्म से डरने की जरूरत क्यों नहीं है? फेमिनिज्म जरूरी क्यों है? क्या ये अब भी रेलेवेंट है? ये चंद थीम्स हैं कि जिससे हमें पता चलेगा कि फेमिनिज्म एक अच्छी चीज है, तभी तो हमें इसकी जरूरत है। इसको मैं मिटाने लगा हूं। नंबर 1, इक्वल राइट्स। मुझे ये बताएं अगर कोई जो मूवमेंट है वो इक्वल राइट्स की बात करे और इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करे, तो इसमें क्या बुरा है? मतलब ये बात किसी तरह भी जस्टिफाई हो सकती है कि एक इंसान जो है उसकी बायोलॉजी डिफरेंट है, तो इस वजह से एक को तालीम का हक होना चाहिए, दूसरे को नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी बात होती तो दुनिया में सारे
हबशी और सारे पठान जो है वो पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर होते हैं, और बाकी जो आम मर्द है वो पढ़े लिखे ना होते। यानी अगर हमारे पास फिजिकल पावर जो है वो ही अगर क्राइटेरिया है राइट्स का, तो फिर तो ये डिफरेंस मर्दों में भी एग्जिस्ट करता है, और अक्सर और बेशतर करता है कि कुछ मर्द कम ताकतवर होते हैं जिस्मानी तौर पे, कुछ ज्यादा होते हैं। तो ये तो कोई क्राइटेरिया ही ना हुआ। और फिर बियोलॉजिकली हम ये क्यों नहीं कह सकते कि मर्द जो हैं उनकी जिसामत औरतों से मुख्तलिफ है, इस वजह से औरतों को राइट्स होने चाहिए और मर्दों को नहीं होने चाहिए? मतलब ये क्यों, हमें ये किसने बताया? मजहब ने बताया या कल्चर ने बताया? दुनिया के किसी भी मजहब ने तो कतन ये बात नहीं बताई कि हमारे पास बेसिकली एक सोसाइटी में ऑर्डर लाने के लिए या एक सोसाइटी में कानून का निफाज करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, या ऑर्डरली पीसफुल स्टेबलाइज्ड स्टेबल सोसाइटी की जो है वो अचीवमेंट के लिए हमारे पास यूजली दो ही चीजें हैं, रिलीजन है, लॉ है, और कल्चर है। तो किसी रिलीजन ने तो ये बात नहीं की कि औरत जो है वो मर्द से कमतर है। इसी तरह किसी कानून ने भी, पहले कानून बनते थे, अब कानून बदल चुके हैं, अब बहुत तब्दीली आ चुकी है। इमरान खान वाली तब्दीली नहीं, दूसरी तब्दीली, सोच की तब्दीली ड्यू टू एजुकेशन, और बाकी फेमिनिस्ट मूवमेंट की वजह से बहुत सारी चेंजेस आई हैं। बहुत से लोग जिन्होंने कभी, मतलब हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि क्या वाकई औरतों के साथ मसाइल हैं, हम लोगों ने ये पहले छोटी क्लासेस में एटलीस्ट नहीं सोचा था कि जब भाई को भूख लगती है तो छोटी बहन को क्यों भाग के कहा जाता है कि जाओ और भाई को कुछ बना के दो। हम लोगों के जहन में ये बात कभी नहीं आई थी कि उसको ही क्यों कहा गया। मतलब मैंने खाना खाना है, मैं अगर ये मेरी एक बेसिक नीड है कि मैं, अगर मुझे पेरेंट्स इफ दे टीच मी हाउ टू फीड माई सेल्फ, माई ओन सेल्फ, कि मैंने कैसे अपने आप को भूखा नहीं मरने देना, मैंने आपको जिंदा कैसे रखना, तो मुझे क्यों नहीं सिखाया मेरी छोटी बहन को ही क्यों ये कहा गया कि जाओ और भाई को खाना बना दो? तो ऐसी चीजें हमारे जहन में नहीं आती होती थी। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट की वजह से, एजुकेशन की वजह से, और कल्चरल चेंज की वजह से जो है अब इक्वालिटी कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं रही। तो सिंपल अगर हम बात करें तो फेमिनिज्म जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज और राइट्स की बात करता है, राइट्स प्लस अपॉर्चुनिटीज की बात करता है। तो ठीक है, इसमें बुरा क्या है, इसमें डरने वाली क्या बात है? ये तो फिर थ्रेट ना हुआ? तो हमने एक सोसाइटी की बात की, पीसफुल सोसाइटी की, तो इस छोटी सी आपको कोटेशन लिखवा देता हूँ। वी मस्ट नॉट फियर इक्वालिटी, we must not fear equality. It is an essential part of any society that wants to be a leader. It is an essential part of any society that wants to be a leader in sustainable development, social justice, peace and security. Social justice, peace and security. ये आपके जो कनाडा के, ओके मैं लिख देता हूँ।
इसमें चंद बड़ी अच्छी बातें डिस्कस हुई हैं। इक्वालिटी इस वजह से ज़रूरी है कि एक सोसाइटी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी आ सकती है। मुझे ये बताएं कि आप सबको ये बात पता है कि अगर आप 50% लोगों को एक्सक्लूड रखेंगे फ्रॉम द इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम, आपके इस वक्त मिसाल के तौर पे आपके पास इस वक्त जो आपकी वर्क फोर्स है तकरीबन 60 मिलियन प्लस आपके पास लोग हैं जो कि आपकी वर्क फोर्स है। मुझे ये बताएं, इन 60 मिलियन ने बूढ़े नहीं होना, इन्होंने मरना नहीं है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जो है आपकी डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल नहीं रहेगी। आप फिर उनके जो उनमें से पैदा होने वाले जो मेल्स हैं सिर्फ आप उनको ट्रेन करेंगे और उनको ट्रेन करने में बड़ा वक्त लगेगा, मार्केट नीड्स चेंज होंगी और 100 मसाइल होंगे, तो आपकी डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं होगी अगर आप साथ साथ खवातीन को भी नहीं ट्रेन कर रहे और उनको भी एजुकेट नहीं कर रहे और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज और राइट्स नहीं दे रहे। और फिर सोशल जस्टिस, मुझे ये बताएं कि ये एक जस्ट सोसाइटी क्या है, ये इस वक्त की डिस्कशन नहीं है कि ये कोई आज लोग इसके बारे में बात करते हैं। आपके जो दुनिया के पहले पहले फिलोसफर्स हैं जो ग्रीक्स हैं, उन्होंने जस्टिस की बात की। उन्होंने कहा है कि स्टेट बनती ही गुड लाइफ के लिए है और जस्टिस के लिए है। तो जिस सोसाइटी में जस्टिस नहीं होगा, क्या एक स्टेटमेंट पिछले दिनों बड़ी मशहूर हुई थी कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज एन इंडेक्स टू ह्यूमन सिविलाइजेशन, कि इंसान ने तरक्की कितनी की है, हम तहजीब याफ्ता कितना हुए हैं। औरत की तरक्की से पता चलता है, औरत की एम्पावरमेंट से पता चलता है कि हम आज से 2-3 हज़ार साल पहले की सोसाइटी में अब भी एग्जिस्ट कर रहे हैं या हम तरक्की कर चुके हैं। तो जस्टिस बहुत जरूरी है किसी भी सोसाइटी में, पीस और ऑर्डर के लिए। और सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी ये वो इसमें फिर बहुत सारी बातें आती हैं जो आपके डेमोक्रेट्स हैं वो बात करते हैं कि अगर खवातीन लीडर्स होंगी, मतलब मर्दों में जो है वो नेचुरली वायलेंट हैं। उसकी रीज़न ये है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो वॉर एंड डिफेंस है वो यूजली मर्दों से ही जो है, और उनकी ग्रूमिंग इस तरह हुई होती है, तरबियत इस तरह हुई होती है कि औरत हमेशा से दब गई और मर्द हमेशा से, मतलब जो मैस्कुलिनिटी जिसको कहते हैं, मैस्कुलिनिटी यही है ना कि मतलब आप एक चीज आजमा लें आपको जिंदगी में जब भी एक औरत को बताना हो कि तुम जो है वो क्या कहते हैं, ये तुम्हारी औरतों वाली हरकतें नहीं है, जब वो मर्दों वाला काम करेगी कोई भी या जो कि औरतों के लिए सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है वो अपनाएगी, तो उसको कहेंगे कि इसमें तो जो है वो हया ही नहीं है, शर्म ही नहीं है, औरतों वाली इसमें बात ही नहीं है। कभी कोई छोटी बच्ची बंटे खेलना शुरू कर दे या कोई क्रिकेट खेलना शुरू कर, तो इसके सारे काम ही लड़कों वाले। लेकिन आपको पता है कि मर्द को ताना किस चीज का दिया जाता है? एक मर्द को ताना दिया जाता है कि इसमें मर्दानगी नहीं है, तुम तो मर्द हो ही नहीं। एंड व्हाट इज दैट, क्या मैं कहूँ, वो मैस्कुलिनिटी क्या है? मतलब नबी पाक फरमा रहे हैं कि पहलवान सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा मर्द जो है वो है जो अपना गुस्सा काबू कर लेता है। और हमारे लिए एक्सेप्टेबल बिहेवियर वैसे मर्दानगी का कौन है कि जिसमें ताकत हो, जो है वो दूसरों को डरा सकता हो, जो दूसरों को दबा सकता हो, जो इन्फ्लुएंस कर सकता हो। तो ये डिफरेंस है तो चूंकि मर्द जो हैं वो डोमिनेटिंग कंपेटिटिव होते हैं, उनकी शुरू से ग्रूमिंग कंपटीशन की तरफ होती है, डोमिनेंस की तरफ होती है, एग्रेशन की तरफ होती है। तो इस वजह से अगर औरतें आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा हो तो वॉर वाकई ही खत्म हो जाती, कम होती है वॉर। और यही वजह है कि नॉर्डिक कंट्रीज में जहाँ पे जेंडर इक्वालिटी है, और इक्वालिटी से मुराद ये है कि वहाँ के तो पार्लियामेंट्स में तकरीबन बराबर बराबर तादाद होती है औरतों की, तो वो लोग पीस लविंग कंट्रीज हैं। इस वजह से पीस एंड सिक्योरिटी की बात हुई है। तो पहली बात कि भाई इस वजह से फेमिनिज्म बुरी चीज नहीं है क्योंकि ये इक्वालिटी की बात करता है ऑन मैनी ग्राउंड्स,
और यहाँ पे जितने खलील रहमान कमर बैठे हुए हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए कि रियासत मदीना कोई बहुत बड़ी रियासत नहीं थी। मतलब दैट वाज अ सिटी स्टेट इन द स्टार्ट। वो उसको एम्पायर बनने में, इस्लामिक एम्पायर बनने में तो बड़ा वक्त लगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फतुहात हुई एंड लेटर खुलफा के दौर में हुई। उससे पहले क्या था, आप देखें कि उससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीना वाज अ सिटी स्टेट और बड़ा बड़ी छोटी सी वो रियासत थी। तो उसमें जितनी एक औरतें थीं, अब मतलब हमारे अब तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई है, तो उस वक्त अगर एक औरत जो है वो इमाम समझी जा रही है, उससे आके बड़े बड़े साहबा मसाइल पूछते हैं। एक औरत है जो इतनी बड़ी तिजारत संभाल के बैठी हुई है, एक औरत है जो तालीम का काम कर रही है, एक औरत है जो जंगें लड़ रही है मर्दों के साथ मिलके, एक औरत है जो नर्सिंग कर रही है। मतलब कोई ऐसा काम रह नहीं गया जो औरत ने ना किया हो। तो इससे ज्यादा इक्वालिटी क्या होगी। इस वजह से इक्वालिटी में कोई बुराई नहीं है। अगर किसी के मर्दाना जज्बात को इससे बहुत शदीद तकलीफ पहुंचती है, ठेस पहुंचती है किसी को, तो उसको ये पता होना चाहिए कि रिलीजन में इक्वालिटी दी गई है और रियासत मदीना में इसको प्रैक्टिस किया गया है। दूसरी बात, अब यहाँ पे फेमिनिज्म के ऊपर एक छोटा सा क्रिटिसिज्म किया जाता है कि ये सिर्फ औरतों के अगेंस्ट ही वायलेंस की क्यों बात करता है, बेचारे मर्द के अगेंस्ट तो वायलेंस की बात ही नहीं करता। तो इसमें ये है दो बातें। ये चीज बेसिकली हमने क्रिटिसिज्म में देखनी थी कि मर्द के ऊपर ऐसा बहुत कम होता है कि औरत वायलेंस करे। आटे में नमक के बराबर है, सिवाय इसके कि उसकी बातें ही इतनी शदीद हों कि मर्द कहे कि इससे अच्छा था मुझे गोली मार दी होती, लेकिन ये बात ना की होती है। जो कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो कि, वो एक अरबी ने भी कहा था अपने बच्चों को कि 6 किस्म की औरतों से शादी न करना, उनमें एक थी वो जो बहुत शिकायत करती है। तो दैट वाज जस्ट अ जोक। तो जो मर्द हैं उनके ऊपर वायलेंस औरतें बहुत कम करती हैं, मर्दों के ऊपर भी वायलेंस मर्द ही करते हैं। तो इस वजह से फेमिनिस्ट का क्या कसूर है। वो मर्दों के फेमिनिज्म की क्या, मर्दों के ऊपर होने वाली वायलेंस की क्या बात करें, वो तो खुद मर्दों से वायलेंस सह रही हैं। तो अगरचे वो आगे डिफेंड करते हैं फेमिनिस्ट के, भाई हम तो जेंडर की बात करते हैं, हमने इसको स्पेसिफिक नहीं किया, हमने इसको सिर्फ वेमेन तक नहीं किया रेड्यूस के सिर्फ हम वेमेन के अगेंस्ट वायलेंस की बात करते हैं। तो चूंकि दूसरी बात यह है कि अगर फेमिनिस्ट विमेन के अगेंस्ट होने वाले वायलेंस की बात करते भी हैं तो इस वजह से जस्टिफाइड है कि आप देख लें, आप वो तमाम लोग जो बात करते हैं कि औरत के ऊपर वायलेंस नहीं होता या ये फेमिनिस्ट झूठ बोलते हैं, वो बराए मेहरबानी काम करें कि वो इतना दूर ना गया करें, अपने घर से शुरू करें, अपने मोहल्ले से शुरू करें, अपने आसपास। उनके पास हजारों मिसालें होंगी। मतलब मसला ही यही है, दिस इज द प्रॉब्लम, कि हमारे पास जो पैट्रियार्की है वो इस हद तक डीप रूटेड है कि हमें हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म खुद ही ऑन हो जाता है। अगर कोई कहे ना कि औरत के ऊपर जुल्म हुआ है, तो हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑन हो जाता है, अच्छा कहाँ जुल्म हुआ है। तो मानने का दिल नहीं करता, एक्सेप्ट करने का दिल नहीं करता, हालांकि हम ऐसी एग्जांपल्स बहुत सारी सोसाइटी में देख सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि फेमिनिज्म इस वजह से जरूरी है, जो कि हमने ये भी कहा था कि इज फेमिनिज्म स्टिल रेलेवेंट, या व्हाई, व्हाट इज नीड फॉर फेमिनिज्म, या व्हाई फेमिनिज्म इज नॉट समथिंग टू फियर। कि एक ऐसी पॉलिटिकल मूवमेंट जो किसी इंसान के ऊपर होने वाले जुल्म की बात करती है, उसमें बुरा क्या है या उसमें अनजस्टिफाइड क्या है। मतलब बुरा बेशक आप कुछ लोगों को उससे तकलीफ जरूर होती होगी, लेकिन जिन लोगों को इससे तकलीफ होती है वो भी इसको इस वजह से अनलॉफुल इस वजह से नहीं कह सकते कि वायलेंस तो किसी के ऊपर भी हो वो गलत है।
औरत के ऊपर हो तब भी गलत है। तो ऐसी एक मूवमेंट जो वायलेंस के अगेंस्ट बात कर रही है वो बिल्कुल ठीक है। इसमें वो आपने करना ये है कि कुछ फैक्ट्स वगैरह सर्च कर लेने हैं फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी और ग्लोबली। मिसाल के तौर पे आप यूएस यूके में देख लें, यूएस में देख लें, यूके में देख लें, इसमें कुछ लैटिन अमेरिका को कोई एक कंट्री उठा के देख लें, अफ्रीका में नाइजेरिया उठा के देख लें, वो सबसे बड़ा कंट्री है वो, तो नाइजेरिया देख लें, और पाकिस्तान, साउथ एशिया में से कुछ मिसालें ले लें और स्पेसिफिकली पाकिस्तान। सबसे पहले तो आप अपनी बात को सब्सटेंशिएट कर सकें कि भाई कहाँ है वायलेंस। अगर आप फैक्ट देंगे तो पता चलेगा कि वायलेंस है। उसके अलावा आप पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सख्ती है, इनको आप जैसे कि वो क्या कहते हैं, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस है, आपके जो अपना शौहर है। ये इंटीमेट पार्टनर इस वजह से कहा जाता है कि बेचारी औरत को सिर्फ उसका हस्बैंड नहीं मारता, वो उसके हस्बैंड के भाई वगैरह भी, उनमें से भी समटाइम्स कोई अपने हाथ साफ कर लेता होता है। तो इस वजह से जो मेजोरिटी केसेस होते हैं उनको अपने हस्बैंड ही मारते हैं। तो इस वजह से इंटीमेट पार्टनर वायलेंस की बात की है। कारोकारी, आकाश बताओ कारोकारी का क्या मतलब है? सर ये कारोकारी मतलब सन में एक कल्चर है कि किसी भी लड़की का फिजिकली किसी गैर महरम से मतलब रिलेशनशिप हो तो उसको मतलब गोली मार दी जाती है, जहाँ उसकी मतलब दूसरे शादी करवाई जाती है, तो ये कारोकारी कहते हैं इसको सर। ठीक है, मतलब अगर मर्द जो है वो पसंद की शादी कर ले तो कोई मसला नहीं है, या मर्द से अगर कुछ हो जाए तो ठीक है, लेकिन औरत से अगर कुछ हो जाए नहीं नहीं तो सर, अगर गोली मार दी जाती मर्द भी पकड़ा जाता है तो उससे भी मार दिया जाता है, मतलब किसी गैर लड़की के साथ, है। ठीक हो मतलब किसी लड़की के हस्बैंड ने गया, देख ओके लिया तो ओके उसको। ओके 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 आकाश, इसमें बेसिकली बात ये है कि जो कारोकारी का लफ्जी मतलब है, कारोकारी इसका मतलब होता है काला और काली, यानी जो बुरा काम जिन्होंने किया है। इसमें सिर्फ फिजिकल रिलेशंस की बात नहीं, अगर कोई पसंद की शादी विदाउट फैमिली कंसेंट कर ले तो फिर भी मार दिया जाता है। दैट इज द आयरॉनिक थिंग। चलो आप सिर्फ फिजिकल रिलेशन की बात अलग है, लेकिन अगर पसंद की शादी विदाउट कंसेंट ऑफ फैमिली कोई कर ले तो फिर भी उसको मार दिया जाता है। कारोकारी हो गई, सत्ती हो गई, उसके अलावा वानी क्या है? ये भी मेरे ख्याल से आपके इलाके में और बलूचिस्तान में ये चीज़ है, बताएं ये क्या है? वन्नी एंड स्वारा। सर हम पॉलीएंड्री को भी ये वायलेंस कर सकते हैं, मतलब एक लड़की की 4 लड़कों के साथ शादी करवाई जाए, ये हिमालय में प्रैक्टिस होती है सर। बिल्कुल ठीक हो गया। और एसिड थ्रोइंग, मुझे ये बताएं, ये शर्मीन उबैद चिनाई पे तो क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है, मतलब हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता। तो ये फैक्ट्स हमने ठीक करने होते हैं। उसने बनाई है तो उसने बिल्कुल ठीक बनाई है, उसने एक सोसाइटी का क्या चेहरा नहीं दिखाया। तो ये स्टेट का काम था, ये हमारे मीडिया का काम था कि उसको करेक्ट भी करते कि ठीक है ये चीज। लेकिन अगर इन्हें इतनी इस बात की तकलीफ थी कि पाकिस्तान बदनाम हुआ है तो ये जाते वहां पे उसको फाइनेंस करते शर्मीन उबैद को, उसको कहते कि अब तुम्हारा काम है कि तुमने जाके यूके में या किसी और जो सिविलाइज्ड कंट्री है उसमें जाना है, और वहां पे जो इस पे एसिड थ्रोइंग के विक्टिम्स हैं उनके ऊपर अब तुमने बनानी है एक डॉक्यूमेंट्री। ये काम करते, या एटलीस्ट मीडिया पे कह देते कि भाई ये काम वहां भी होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में एक्सक्लूसिवली नहीं होते। कोई ऐसी बना दी जाती डॉक्यूमेंट्री जिसमें औरतों के साथ होने वाली अच्छी प्रैक्टिसेस, कुछ एम्पावर्ड वेमेन की एग्जांपल्स ले ली जाती। तो मतलब हमें सिर्फ इस बात से तकलीफ थी कि उसने पाकिस्तानी सोसाइटी को बदनाम क्यों कर दिया है। ये उस सेविंग फेस उसने डॉक्यूमेंट्री जो दी थी, तो एसिड थ्रोइंग है, प्रैक्टिकली है, और ये मसला है हमारी सोसाइटी में। अदर देन एसिड थ्रोइंग, आप रेप की बात करें और उसके अलावा जो खाली जो वायलेंस है जिसमें बीटिंग वगैरह आता है, तो ये तो बहुत इशू है। तो ये हमारे पास बहुत किस्म के जो इविल प्रैक्टिसेस हैं और बहुत किस्म का जो वायलेंस है, दैट इज अ लाइव प्रेजेंट existential, persistent, consistent, ever present
deeply entrenched, deeply rooted, and it can be found everywhere, in every corner of the country, whether it is, मतलब आप ये कह लें कि वो नूर मुकद्दम के साथ जो हुआ इस्लामाबाद में, आप मुझे बताएं कि उस उल्लू के पट्टे का जो भी मसला था, वो उस दिमागी मरीज था या जो भी था, उसकी वालदा को पता था कि इसके साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, लेकिन एम्बेसडर्स के बच्चे हैं और वो पाकिस्तान के सबसे डेवलप्ड इलाके में रह रहे हैं, अगर वहां पे एक औरत का गला काट दिया जाता है, पहले उसने वो उसको गन से मारने की कोशिश की और वैसे उसको मारता भी रहा, और बाद में रिपोर्ट से पता चला कि वो उसने उसके जो कटा हुआ सर था उसके ऊपर उसने टांगे भी मारी हैं, उसको किक किक भी किया है। तो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ ट्राइबल एरियाज का मसला है या जो कम पढ़े लिखे इलाके हैं उनका मसला है। तो जब आप ये इस्लामाबाद की एग्जांपल फॉर एग्जांपल दें या ये लाहौर की दें, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई है, एग्जिस्ट करता है, हर जगह एग्जिस्ट करता है, और जब तक ये एग्जिस्ट करता है तब तक फेमिनिज्म की भी जरूरत है। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाए तो मसला तो नहीं है, मुझे लग रहा है कि लंबी हो जाएगी। फेमिनिज्म जो है वो इट टॉक्स अबाउट political participation of the women. It talks about their political equal political rights. Feminism encourages participation of women in the area of politics. Feminism gives them not only the equal political rights, but it also tries to make some kind of arrangements where this high level of unequal participation of women can be reduced, and as and जो है वो ज्यादा से ज्यादा खवातीन को द मोर एंड मोर women should be brought to the arena of politics, वो ये बात करते हैं। अब आपको पता है ये बात हकीकत है कि एक खातून जो है वो लिंग्विस्टिकली ज्यादा प्रोफिशेंट होती है, क्योंकि आप सबको पता है क्योंकि उसने परवरिश करनी होती है, तो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे औरत के अंदर जो है वो जबान जल्दी सीखना और अच्छा बोलना, ये जो एक बात है ना कि औरत जो है ना वो जल्दी कन्विंस कर लेती है, इसमें सिर्फ ये रीजन नहीं है कि मर्द फितरी तौर पे बायस्ड होता है कि खातून की बात सुन ली तो कहा कि ठीक है, इसमें इसकी वजह ये बिल्कुल हर केस में नहीं होती कि अपोजिट जेंडर ने कोई बात की तो मर्द इस वजह से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गया। हकीकत में खातून में जो पावर ऑफ कन्विंसिंग है वो ज्यादा होती है। तो मतलब औरतें जो हैं वो उनकी डिप्लोमेटिक स्किल्स अच्छी होती हैं उनकी, और फिर ये है कि अगर आप पहले पिछले अदवार की बात करें तो जब जंगें जोरे बाजू पे लड़ी जाती थी तो तब तो आप कह देते कि ठीक है, क्योंकि मर्द में जोर ज्यादा है इस वजह से उसको होना चाहिए, उसको लीडर ऑफ द ट्राइब होना चाहिए, उसको लीडर ऑफ द स्टेट और एम्पायर होना चाहिए। लेकिन अब क्या जंगें जोरे बाजू पे लड़ी जाती हैं? क्योंकि अब डिफेंस का कॉन्सेप्ट, सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट, लीडरशिप का कॉन्सेप्ट दैट इज नॉट स्पेसिफिक टू फिजिकल पावर, इस वजह से औरतें लीडर बन सकती हैं एंड दे आर ऑलरेडी गुड डिप्लोमेट्स, और वो अच्छी पब्लिक डीलिंग कर सकती हैं, इस वजह से औरतों को लीडर होना चाहिए। अब ये तो मैं इस बात को डिफेंड बेसिकली कर रहा था या इस बात के आर्ग्यूमेंट्स दे रहा था कि जो लोग कहते हैं ना कि औरत को क्यों लीडर होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, ये तो मर्द मर्द के लिए, तो इस वजह से फेमिनिस्ट कहते हैं कि अगर औरतें लीडर्स बनेंगी तो वो अच्छी रोल मॉडल्स बनेंगी बाकी औरतों के लिए, बाकी बच्चियों के लिए। तो मर्द जो हैं वो यूनिवर्सली तमाम औरतों के लिए अच्छे लीडर्स नहीं साबित हो सकते, तो जब तक वो अपनी मतलब एक मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मेरे लिए जो है वो
क्या नाम है उनका, अल्ताफ भाई, MQM वाले, वो एक बड़े रोल मॉडल किस्म के लीडर हैं, तो वो मुझे अच्छे लगते हैं। वो एक मेल है ना, मैं अपने आप को किसी मेल की पर्सनैलिटी से अलाइन करता हूँ कि मोटिवेशन में ढूंढ सकता हूँ। तो ऐसा बड़ी मुश्किल से होगा कि मैं, बिल्कुल मुमकिन है लेकिन मेरे लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो कि मैं कोई औरत जो है वो उसमें मुझे कोई अच्छी लीडर मिले, सिवाय इसके कि वो बहुत फार्मिडेबल लीडर हो, जैसे कि जसिंडा एल्ड्रिन है, आई गेस न्यूजीलैंड की हैं या ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो ऐसी औरतों को भी रोल मॉडल्स ढूंढने के लिए, कुछ सीखने के लिए, मोटिवेशन ढूंढने के लिए, आगे आने के लिए विमेन लीडर्स की जरूरत है। तो अगर आप जो इक्वल हाफ है ऑफ योर पॉपुलेशन, उसको सही मानों में एम्पावर करना चाहते हैं, तो आपको उसी की जेंडर से कुछ लोग ऊपर उठा के बिठाने भी हैं। इस वजह से जो विमेन लीडर्स हैं वो रोल मॉडल्स प्रूव हो सकती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक जो है, आप ये बात कर सकते हैं कि भाई जो फेमिनिज्म है वो खुदारा इक्वालिटी की बात करता है, सेमनेस की बात नहीं करता। अगर कोई औरत जो है वो उसको बराबर के हुकूक दे दिए गए हैं तो वो मर्द नहीं बन जाएगी, वो औरत ही रहेगी। तो वो लोग जो कहते हैं कि ये फेमिनिज्म क्या अजीब मूवमेंट है कि जो दो जेंडर्स को, हमारी सोसाइटी में जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट हो गया, रिलीजन, एजुकेशन, फैमिली। आसिया नूर, और कौन से बेसिक इंस्टीट्यूशंस हैं आपके, सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? इकॉनमी, फैमिली का जिक्र हो गया, रिलीजन भी हो गया, ठीक हो गया। चलें, मतलब फॉर फॉर एन अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट की बात हो गई, चलो पॉलिटिक्स भी कह लेते हैं। मीडिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस देख लें और इनमें मुझे बताएं कि डोमिनेंस किसकी है। और मतलब अगर आप एजुकेशन की बात करते हैं तो मुझे बताएं विमेन कितनी हैं जो है फैकल्टी में, यूनिवर्सिटीज़ की अगर फैकल्टीज़ की बात करें। ऑल दो चेंजेस आ रहे हैं, मैं ये नहीं कहता चेंजेस नहीं आ रहे, बिल्कुल आ रहे हैं और मीनिंगफुल चेंजेस आ रहे हैं और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन डोमिनेंस किसकी है? मर्दों की है। रिलीजन तो ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली जो है वो समझा जाता है एक मेल डोमिनेटेड एरिया। उसमें सिर्फ ये है कि जो इस वक्त हमारी ख़वातीन हैं वो चंद एक इदारे हैं जिसमें पाकिस्तान में ख़वातीन अपना एक बड़ा लिमिटेड सेटअप बना के जिसमें सिर्फ औरतें बैठती हैं और जिसमें सिर्फ औरतें उनको सुनती हैं। या अब उन्होंने, जैसे डॉक्टर फरहत हाशमी है ये लाहौर की, उन्होंने एक मीडिया यूट्यूब पे चैनल भी बनाया हुआ है। और अगर इधर बात कर लें तो यहाँ तो खैर से बहुत ही कम फैमिलीज इस वक्त ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे इगैलिटेरियनिज्म हो, जहाँ पे डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग हो, जहाँ पे औरतों की राय की भी उतनी ही वैल्यू हो जितनी के मर्द की राय की वैल्यू है। तो ये है कि जब मेल डोमिनेंस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो चुकी है, जब वाइडली पॉपुलरली एक्सेप्टेड बिहेवियर है, तो औरत एम्पावर कैसे होगी? और वो तो बात ही एम्पावरमेंट की करते हैं ना, इक्वालिटी की बात करते हैं। इक्वालिटी कैसे है जब तक फेमिनिज्म ना हो? फेमिनिज्म इस वजह से ज़रूरी है और फेमिनिज्म इस वजह से अच्छा है कि ये इक्वालिटी की बात करता है। हमें ज़रूरत भी इस वजह से इसकी है कि पैट्रियार्की जो है वो मेल डोमिनेटेड जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है इस वजह से। और क्या करता है ये? सुटेबल, डिसेंट,
सोसाइटी की बात करता है जिसमें क्या हो, जेंडर जस्टिस हो। आपके जस्टिस की भी बड़ी टाइप्स हैं, आपका इकोनॉमिक जस्टिस है, आपका सोशल जस्टिस है, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है। तो उसमें जेंडर जस्टिस की हमें ज़रूरत है। नूर साहिबा कहती हैं कि समटाइम्स रिलीजन इज आल्सो मैनिफेस्टेड और बीइंग मोल्डेड इन ऑर्डर टू सब्सटेंशिएट द पैट्रियार्कल सिस्टम इन आवर सोसाइटी। जी बिल्कुल ऐसा होता है। मुझे आज तक सिर्फ एक चीज़ जो कि जिसकी मैं अब पढ़ा नहीं है कि सिर्फ औरत इमामत नहीं करवा सकती नमाज की, इसके अलावा मुझे कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं है रिलीजन में कि जिसमें ये बात की गई हो कि औरत जो है वो मर्द के बराबर नहीं है या वो इक्वली एबल नहीं है। लेकिन कहा बहुत कुछ जाता है रिलीजन में। तो ये मिस इंटरप्रिटेशन कह लें कि जब रियासत मदीना में खलीफा वक्त को जाके एक औरत सवाल कर सकती है और खलीफा ने जब कहा कि औरतों को जो है ना आप ये ज़्यादा डोरी ना दिया करें, जो हक महर है ये ना दिया करें, तो उन्होंने कहा कि जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है देने का तो आप कौन होते हैं रोकने वाले। तो उन्होंने खलीफा ने उसी वक्त कहा कि मैं गलत था और ये ठीक कह रही थी। तो औरत जो है वो उसको बराबर जो है वो इस्लाम ने तो रखा है, मजहब ने तो रखा है, लेकिन मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ जो रिलीजन है उससे बहुत कुछ होता है। तो स्टेबल डिसेंट सोसाइटी जिसमें जेंडर जस्टिस हो, इस फेमिनिज्म तो इसकी बात करता है, इस वजह से ये जरूरी है। मसलन इसमें डिसेंट क्या है या जेंडर जस्टिस क्या है, डिसेंसी की बात कहाँ आ गई या जस्टिस की, जेंडर जस्टिस की बात कहाँ आ गई। आप देखें कि इस वक्त जो आसिया नूर साहिबा कहती हैं कि मेन स्ट्रीम डोमिनेंस बाय मेन स्पेशली एट एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, यस, कि जहाँ पे इंतज़ामी कोई उमूर हों वहाँ पे ख़ास तौर पे, जिसको हम ग्लास सीलिंग भी कहते हैं, बिल्कुल, कि औरतों के लिए टू रीच द हायर एचलन्स ऑफ पावर ये बहुत मुश्किल काम हो गया, जो कि मेल डोमिनेंस की बात हो रही थी। पोर्नोग्राफी इस वक्त एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बहुत से मेल्स के लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स है और जो कि इकॉनमी का एक बहुत बड़ा सोर्स है और जिसको गवर्नमेंट्स ने ख़त्म नहीं किया, गवर्नमेंट्स ने बैन नहीं किया। तो मुझे ये बताएं कि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रही हो और फॉर द प्लेजर ऑफ मेन औरतों की बाइंग और सेलिंग हो रही हो, बाइंग और सेलिंग हो रही है औरतों की, तो वो सोसाइटी डिसेंट कहाँ से हो गई और उस सोसाइटी में जस्टिस कहाँ से हो गया कि एक जेंडर के प्लेजर के लिए दूसरी जेंडर को बेचा जा रहा है, दूसरी जेंडर को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लेजर समझा जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट समझा जा रहा है। तो उसमें डिसेंसी कहाँ से आई और जेंडर जस्टिस कहाँ से आई। ये एक एग्जांपल थी कि फेमिनिज्म जो है वो और फेमिनिज्म पे बेसिकली क्रिटिसिज्म भी यही है कि वो एक साइड कहती होनी चाहिए। तो इस तरह के मसाइल हैं और यही वो बात है जिससे बहुत सारे लोग फिर चिढ़ते भी हैं और इस वजह से लोग कहते हैं कि हमारे कल्चरल सेटअप के लिए जो है ये मुनासिब भी नहीं है। तो ये जो औरतों की बॉडी की इंटेग्रिटी है उसको हार्म करती है। फिर लास्ट पॉइंट अगर हम बात करें, वैसे तो बहुत सारे हैं जो कि आप इंशाअल्लाह खुद लिखेंगे और खुद बनाएंगे, तो वो है क्योंकि आपका उस्ताद नालायक उसे इतना ही आता है, फंडामेंटल इनइक्वालिटी। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार आप खाली ये क्यों नहीं कह देते कि हमें कोई ह्यूमन राइट्स की मूवमेंट्स क्या काफ़ी नहीं है, वो औरतों के राइट्स की बात नहीं करते। तो फेमिनिज्म को आपने अलग से एक अपनी जो है वो रास्ता निकाला हुआ है, एक अलग ही आपने एक पहचान बनाई हुई है और एक अजाब डाला हुआ है। आप ऐसे निकलते हैं और जल से जलूस करके आ जाते हैं और आपने मुसीबत डाली हुई है।
तो ह्यूमन राइट्स की मूवमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं ना, हजारों मूवमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं, तो आप लोगों को स्पेसिफिकली एक फेमिनिज्म की क्या जरूरत है? तो वो उसका जवाब ये देते हैं, या और वो जो हकीकत भी है कि इनइक्वालिटी इतनी फंडामेंटल है, हर जगह पे इतनी ज्यादा एग्जिस्ट करती है कि एक अपनी मूवमेंट, ए मूवमेंट ऑफ इट्स ओन, feminism feminists need a movement of their own for countering this fundamental inequality and for achieving the ideal of which is although difficult but possible, for achieving the ideal of egalitarian society. इस वजह से फेमिनिज्म की जरूरत है। फिर इकोनॉमिक बेनिफिट, अगर आप सिंपल इकोनॉमिक्स की तरफ जाते हैं तो अगर औरतें भी लेबर मार्केट का हिस्सा होंगी तो आपकी जीडीपी इंक्रीज होगी, आपकी जो है वो लेबर फोर्स इंक्रीज होगी, आपकी जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, आपका ट्रेड बढ़ेगा, आपकी मार्केट जो है वो, आपकी जो इकॉनमी है वो डाइवर्सिफाई होगी, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो पैदा होंगी। खवातीन कुछ खास स्किल्स में ही बेशक अगर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दें, तो एटलीस्ट हैंडीक्राफ्ट्स की हद तक, एक बात कर रहा हूँ कि आप उनको फॉरेन एंटर नहीं भी होने देते, उनकी बड़ी लिमिटेड सी एंट्री होती है, तो फिर भी आपकी इकॉनमी डाइवर्सिफाई होगी। और सिंपल बात थी कि फिर आपकी इकॉनमी सस्टेनेबल नहीं रह सकती अगर औरतों की पार्टिसिपेशन नहीं है। तो एक विजिबल इकोनॉमिक बेनिफिट है इसका, फेमिनिज्म का, इस वजह से भी चाहिए। और क्या चाहिए मुझे ये बताएं कि अगरचे ये कॉन्सेप्ट एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने ही दिया था कि डिजीज के जो काजेज हैं उनमें अदर देन बॉडी प्रॉब्लम्स, तो डिजीज के काजेज में अदर देन फिजिकल सिम्टम्स जो है वो साइकोलॉजिकल मेंटल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल काजेज भी हो सकते हैं डिजीज के। तो साइकियाट्री इसका बानी अगरचे एक मुसलमान साइंसदान था, लेकिन क्या वजह थी कि जो है वो वेस्ट में हर जगह पे एक साइकाट्रिस्ट एग्जिस्ट करता है। मतलब हमारी सोसाइटीज हैं, यहाँ पे लोगों को मसाइल हैं, लेकिन अल्लाह के नाम पे सब कुछ चला हुआ है। और वहाँ पे हर बंदा क्यों साइकाट्रिस्ट को अटेंड कर रहा है, ड्रग्स पे क्यों लग रहा है, वेस्टर्न सोसाइटी में ड्रग एडिक्शन क्यों इतनी ज्यादा है, सुसाइड रेट्स, मतलब आपको पता है कुछ कंट्रीज ने खुद स्टेट की तरफ से उनको जो है वो जहर पिला दी जाती है, स्टेट की तरफ से इंजेक्शन लगा दिया जाता है। ऐसे पार्क्स बने हुए हैं, ऐसे टावर्स बने हुए हैं जहाँ पे लोगों को अलाउ किया जाता है कि जाओ भाई जान छोड़ो, अगर मरना है ना तो फलां जगह पे जाके छलांग लगा दो। सुसाइड रेट बहुत ज्यादा है, डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा मेंटली इल हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा मसाइल हैं। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि जब भी, और आप इस चीज को वहाँ मतलब वेस्ट तक लिमिटेड ना करें, रेड्यूस ना करें, आप किसी भी सोसाइटी की बात कर लें, आप हमारी सोसाइटी की बात कर लें, किसी भी सोसाइटी की बात कर लें, कि वहाँ पे लोग जो हैं वो एक फ्रस्ट्रेशन की, ड्रग एडिक्शन की, सुसाइड की एक बहुत बड़ी रीजन जो है वो ये है कि मैरिड लाइफ उनकी हैप्पी नहीं गुजरती। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में वो लोग, बहुत सारे लोग जो नीचे हैं, उसकी रीजन यही है कि मियाँ बीवी के आपस में फसादात होते हैं, आपस में लड़ते हैं। तो ये जो डिस्ट्रक्टिव फैमिली सिस्टम है ये इसी वजह से है, ये उस इनइक्वालिटी की वजह से है। तो फेमिनिज्म तो इगैलिटेरियन फैमिली रिलेशंस और हायर लेवल ऑफ मैरिटल सेटिस्फेक्शन की बात करता है। तो इससे मेरे ख्याल से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि आपके साइकाट्रिस्ट का खर्चा बच जाए, आप
जो नशे पे लगे हुए हैं, आपका नशे की आदत खत्म हो जाए, आप जो घर नहीं आना चाहते, घर से दूर रहना चाहते हैं, ये मसाइल खत्म हो जाएं, रोज रोज आपकी जो बहस हो रही है, ये सारे मामला खत्म हो जाएं, तो हैप्पी फैमिली रिलेशंस की बात करता है, हायर लेवल ऑफ मैरिटल सेटिस्फेक्शन चाहता है फेमिनिज्म। तो औरतें अगर एम्पावर होंगी तो इसमें कोई शक नहीं है कि हालात बेहतर हो जाएंगे इससे, और ये जो सारे मसाइल हमारी सोसाइटी में पैदा हो चुके हैं ये खत्म हो जाएंगे। लिहाजा जो फेमिनिज्म है, ये इसकी बहुत सारी ज़रूरियात हैं और बहुत सारी अच्छी बातें हैं, और इस वजह से हमें फेमिनिज्म चाहिए बहुत लंबे अरसे के लिए। और अब मैं तमाम ख़वातीन के साथ माजरत के साथ कुछ इसकी जो है वो बुराइयां भी करूँगा, जिसके साथ आप सब लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, और ना सिर्फ तमाम ख़वातीन बल्कि जो इस क्लास में फेमिनिस्ट मर्द हैं, मैं उनसे भी माफ़ी चाहता हूँ। आप लोगों में से चलें, नूर आप बताएं, क्योंकि नूर और आसिया ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है, एंड इट सीम्स दैट यू आर स्टांच फेमिनिस्ट्स। तो आप लोग ज़रा पहले इब्तदा मेरे ख्याल से आपसे होनी चाहिए, ताकि आप लोगों में भी तो इतनी एक्सेप्टेंस हो कि जो चीज़ गलत है उसको गलत कहना चाहिए। तो कोई एक एग्जांपल, कोई एक पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन फेमिनिज्म। तो पूरी क्लास बड़े हमा तनगोश होकर वो सुनना चाहती है कि वो क्रिटिसिज्म क्या है। आप अपना माइक ऑन करके वैसे बता दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, फेमिनिज्म पे एक तो ये क्रिटिसिज्म बीइंग अ फेमिनिस्ट मैं खुद भी ये समझती हूँ, वो ये है कि जितने भी ये स्लोगन्स वगैरह हैं ये अपनी आइडिया रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे। जो चीज़ वो बेसिकली फेमिनिस्ट डिमांड करते हैं वो मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है, या फिर प्रेजेंट उस अंदाज से नहीं किया जा रहा कि वो स्टांस क्लियर नहीं हो रहा। इस वजह से फिर हमारा एक डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो जाता है और हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते। ठीक हो गया, जो ठीक। पिछले दिनों लास्ट ईयर यही सबसे ज़्यादा देखने में आया था कि राइट्स जो डिमांड किए जा रहे थे वो उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी, या कुछ ओवर इन्फ्लुएंस्ड लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को वो डिफेम किया। ठीक हो गया, थैंक यू फॉर योर इनपुट। और आईफोन साहब सबसे कहते हैं कि यार, एक तो ये आईफोन ने जो क्लास डिस्टिंक्शन पैदा किया हुआ है ना, कि या तो आप अपना नाम चेंज करें यार। जिन लोगों के पास वीवो ओप्पो है उनको बड़ा दुख होता है आपका ये नाम पढ़ के, और मैं आपको डेली एडमिट कर रहा होता हूँ। बिल्कुल ऐसा है कि औरतें जो है वो फेमिनिज्म के अगेंस्ट बोलती हैं, लेकिन आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि वो तमाम औरतें जो कि या बहुत बेवकूफ़ हैं या बहुत इम्पावर्ड हैं, जिन्हें कभी कोई मसला पैदा ही नहीं हुआ, उनको लगता है यार वो ऐसे ही है। जैसे मेरे एक दोस्त हैं इधर लाहौर में होते हैं, तो वो हमेशा से नून लीग को वोट देते थे। तो मैंने एक दफ़ा उनसे ये बात की कि यार नून लीग ना इतना काम नहीं करती। तो उसने कहा कि कितने ना काम नहीं कर दी यार, वे किन्ने लाहौर दे विच रोड बने ने ते किन्ने फ्लाईओवर बने ने। अब मसला ये था कि वो लाहौर से कभी जो है ना वो इतना निकले ही नहीं थे, शायद कोई मरी इस्लामाबाद गए हुए थे घूमने फिरने नॉर्थ में, अदरवाइज उन्होंने कोई ज्यादा शहर देखे हुए नहीं थे। तो यही इशू है कि उन औरतों को नहीं पता मसाइल बाकी औरतों के, या फिर वो बहुत इम्पावर्ड हैं। तो इस वजह से लोग कहते हैं, आसिया नूर साहिबा कहती हैं कि इट शुड बी अ जेंडर बेस्ड, नॉट ओनली स्पेसिफिकली biased advocacy of women other in case of violence, mental torture। और मेंटल टॉर्चर तो मेरे ख्याल से अगर इसकी बात करें तो ये सिर्फ मर्दों के लिए एक्सक्लूसिव होना चाहिए। क्या इसके खिलाफ मूवमेंट चलनी चाहिए कि औरतें जो है ना वो मेंटली टॉर्चर करती हैं मर्दों को। खैर पहली जो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है वो ये है कि ये विक्टिम
fragile, vulnerable. फेमिनिज्म जो है वो यूनिवर्सली इस चीज की बात करता है कि औरतें विक्टिम्स हैं, औरतें फ्रेजाइल हैं और औरतें वल्नरेबल हैं। मतलब अब इसमें आप कोई ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म ये नहीं है कि आप जो है वो सारी औरतें जो हैं वो तो विक्टिम नहीं है, ये हकीकत बात है। लेकिन इससे भी बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी बेटी को ये तो डरा रहे हैं कि बेटा जो है वो आपने ध्यान रखना है, मर्द अच्छे नहीं होते, रात को बाहर नहीं निकलना, तो आप अपनी बेटी को एम्पावर क्यों नहीं कर रहे? आप उसको कोई फिजिकल स्किल्स क्यों नहीं सिखाते? आप उसे अगर कोई अनवांटेड एडवांसेस कोई मर्द कर रहा है, मतलब अगर कोई मर्द जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल की बच्चियों को पीछे से कोई आवाज देता है, कोई टॉन्ट करता है, तो उनको ये नहीं पता होता कि हमने इसको टैकल कैसे करना है, हमने इसको कन्फ्रंट कैसे करना है, इसका इसका क्या तरीका होगा कि हम इसको जो है वो काउंटर करें। तो आपने फेमिनिज्म ने मौजूदा फेमिनिज्म खास तौर पे जो रेडिकल फेमिनिज्म है वो तो कहते हैं कि दुनिया की कोई औरत बची हुई है ही नहीं, हर औरत के साथ जुल्म हो रहा है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरा उन्होंने ये काम किया है कि एक विक्टिम मेंटेलिटी क्रिएट कर दी है सोसाइटी में, और हमारी बच्चियां डरी हुई हैं, वो ये सोचती हैं कि यूनिवर्सली मर्द बुरे हैं, या उन्हें डर के ही रहना है और सहम के ही रहना है। आप अलोंग विद टेलिंग देम कि ये मसाइल हैं, आप उन मसाइल को काउंटर करने का तरीका भी सिखाओ, और ये विक्टिम मेंटेलिटी क्रिएट ना करो, आप उनको फिर हर चीज पे बात करो। ये पहला क्रिटिसिज्म है। अल्ताफ शाहीन कहते हैं कि मेन प्रॉब्लम विद फेमिनिज्म इज नॉट प्रेजेंटेड बाय रियल विक्टिम्स ऑफ सोसाइटी, दोज आर रिप्रेजेंटिंग हु आर ऑलरेडी एम्पावर्ड एंड डू नॉट नो द रियल प्रॉब्लम्स। बिल्कुल ठीक है। और नुमान साहब कहते हैं कि बिगेस्ट इशू ऑफ फेमिनिज्म इन पाकिस्तान इज दैट इट हैज इंपोर्टेड द वेस्टर्न कल्चर। हमारी यहाँ से ही बात हुई थी कि अगर मेरे नज़दीक को फेमिनिज्म की बात करेगा तो मैं दो बातें करूँगा कि उस जबान में की गई बात औरतों के हुकूक की जो यहाँ के कल्चर के मुताबिक लोगों को समझ आए, और यहाँ के मसाइल के लिए गियर्ड हो, यहाँ के प्रॉब्लम्स के लिए डिजाइंड हो। अगर कोई ऐसी मूवमेंट है तो वो फेमिनिज्म है, वो ठीक है। तो ये मसला है, और यही तो पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म है कि मतलब आप जायज चीजें भी मांग उन स्लोगन्स और उस जर्गन्स, उस फ्रेजोलॉजी के जरिए, उस जर्गन उन टर्म्स के जरिए मांग रहे हो वो तमाम जायज राइट्स जिनसे वेस्टर्न्स मांगते हैं। आपने बात कर दी मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी की आपने बात कर दी। अब इस पे वो जो क्या मैं अब कहूँ, इस पे जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो चिढ़ गए, और बहुत सारे लोगों का चिढ़ना बनता भी था। उसकी वजह ये है कि बहुत सारी खवातीन भी नहीं जानती कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब क्या है। उनका मतलब यही है, जो लोग इस पे क्रिटिसिज्म करते हैं वो ये करते हैं कि इसका मतलब है सेक्सुअल फ्रीडम, कि आप जिससे चाहे फिजिकल रिलेशंस रख सकते हैं, जब चाहे रख सकते हैं, जितने चाहे रख सकते हैं। अब इस स्लोगन को इवन वेस्ट में भी बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते, और इसका मतलब जो कि असल मकसद है कुछ फेमिनिस्ट्स के नजदीक। अब यहाँ पे मसला क्या है, कुछ फेमिनिस्ट वाकई इस चीज पे बिलीव करते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब वाकई यही है कि मेरा जिससे चाहे जो है मैं फिजिकल रिलेशंस रखूं। इसका एक जो बेहतर मतलब है वो ये है कि जब तक कंसेंट नहीं होगा तो आप किसी औरत को किसी गलत काम पे मजबूर नहीं कर सकते, और एक औरत की फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है, वो
पहले चाइल्ड बर्थ की वजह से, चाइल्ड कंसीव करने की वजह से, मतलब जैसा कि ये एक यस यस आप नहीं, आप यहाँ पे थोड़ा सा हो रही हैं। जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं, यही तो बात है ना कि फिर इस स्लोगन का मतलब वेस्ट में और है और यहाँ पे और है, तो ये किसने बताना है कि इसका मतलब वहाँ और है यहाँ और है। वहाँ पे जो बहुत सारे लोग जो हैं उनका ये बिलीफ है कि हम अपनी जो है ना, हमारी बॉडी के ऊपर हमारा कंट्रोल है, और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट जिसको आप सेक्सुअल फ्रीडम कह लें या सेक्सुअल रेवोल्यूशन कहा गया, जिसको कि ये आइडिया न्यू है। ये जो प्रीवियस फेमिनिस्ट मूवमेंट्स थी उसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। ये अब मुझे ये बताएं, ये जो LGBTQ है, जो क्वीर थेरी है, जो पोस्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिज्म है, वो क्या है? उसमें ये जो सेक्सुअलिटी की बात हुई है वो क्या है? सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आपका फिजिकल रिलेशंस रखने का किससे दिल करता है? मर्द से करता है, मर्द का मर्द से करता है, या औरत से करता है, या किसी जानवर से करता है? तो ये जो चीजें हैं, ये मतलब इसके दोनों मतलब हैं। आप लोग सेक्सुअल फ्रीडम भी चाह रहे हैं, और कुछ लोग हैं खास तौर पे हमारी सोसाइटी में जो ये चाहते हैं कि अब एक औरत है, उसके 5 बच्चे हो गए हैं, और टार्जन साहब जो है वो छठा बच्चा फिर चाह रहे हैं, और वो औरत पहले ही मरने वाली हुई हुई है। तो वो अगर कह दे कि खुदा का वास्ता है, मेरे जिस्म के ऊपर मेरा भी हक है, आपका एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, तो कुछ मेरी मर्जी चलने दो, तो 5 बच्चे काफी हैं। इसका एक मतलब ये है कि आपकी बॉडी के ऊपर आपका भी कंट्रोल है, और अगर आप चाइल्ड बर्थ एक लिमिट से ज्यादा नहीं चाहते तो इट शुड नॉट बी द केस। इस वजह से वो किसी ने स्लोगन्स की बात की है, तो हम उस डिस्कशन में चले गए कि ये स्लोगन्स जो हैं वो मिसअंडरस्टूड हैं, और राइटली मिसअंडरस्टूड हैं। कि जो फेमिनिस्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं वो फिर इस चीज को एक्सप्लेन तो करें, और अगर वो चाह रहे हैं सेक्सुअल फ्रीडम, तो फिर दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर दिस सोसाइटी। और उसमें फिर चाहे खलील रहमान से भी कोई घटिया अनपढ़ बंदा भी उठ के, उनको मैंने नहीं घटिया कहा, वो तो बहुत अजीम आदमी है, अगर कोई अनपढ़ बंदा उठ के भी कोई अगर बात कर दे जो कि जिसके नजरियात घटिया हों, और अगर वो भी इस चीज को काउंटर करे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी पाकिस्तान के लिए गलत है, तो वो जस्टिफाइड होगा। इस वजह से हमने तो एक जो है वो आपने विक्टिम मेंटेलिटी बना दी। तो आपने ना सिर्फ इससे बचना है, और तो बच्चों को डराना नहीं है, उनको एम्पावर करना है, उनको ट्रेन करना है, उनको सिखाना है कि डील कैसे करना है। दूसरी बात, ये रेडिकल फेमिनिज्म की बात है। अब मैं अनफॉर्चुनेटली उन चीज़ों के को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाह रहा था, लेकिन हमें करना पड़ेगा। कि जो रेडिकल फेमिनिस्ट्स हैं उन्होंने कहा कि एक तो आप जो है वो होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करें। दूसरा, उन्होंने खुद कहा कि आप जो है वो, जो एक रेडिकल फेमिनिज्म है, पोर्नोग्राफी को उन्होंने एक एक उनके स्ट्रैंड ने खुद सपोर्ट किया। उन्होंने कहा एक यही तो रास्ता है कि आप बाय यूज ऑफ योर बॉडी, बाय द पावर ऑफ योर बॉडी, आप मेल्स को डोमिनेट कर रहे हैं, तो ये तो होनी चाहिए पोर्नोग्राफी। और तीसरा जो ये सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूइटी है, कि आप कॉन्फिडेंट कैसे नजर आए, आप एम्पावर्ड कैसे नजर आए, आप जो है वो ये फ्रीक्वेंट सेक्सुअल एक्टिविटी से एम्पावर्ड नजर आए। अगरचे ये कतन पाकिस्तान में फेमिनिज्म का ये एजेंडा नहीं है, लेकिन ये किसने हमें बताना है, या किसने अब तक बताया है कि ये यहाँ का एजेंडा और ये वहाँ का एजेंडा है? तो हम वैसे भी जनरली बात कर रहे हैं, अगर तो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट से पूछा जाए तो फिर हम थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे। लेकिन चूंकि जनरली बात हो रही है, तो वो कहते हैं कि आप अपनी बॉडी की इंटेग्रिटी, कमांड, कंट्रोल, पावर ऑन योर ओन बॉडी, कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसकी मैनिफेस्टेशन क्या है कि आपका जो दिल करता करे।
तो ये जो सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी है ये दूसरी गलत बात है, जो कि वेस्टर्न सोसाइटीज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो एक क्रिटिसिज्म बनता है। उसकी वजह ये है कि अब से अगर हम कुछ डेकेड्स पीछे जाएं तो यूरोप में, वेस्ट में भी ऐसे ही डील किया जाता था। पीडोफाइल्स को, होमोसेक्सुअल्स को, उनको मार दिया जाता था, एग्जीक्यूट कर दिया जाता था। जो होमोसेक्सुअलिटी है ये एक बहुत बड़ा क्राइम समझा जाता था। इट वाज नॉट जस्ट अ सिन, इट वाज अ क्राइम। और उन लोगों को सजा मिलती थी, और सजा भी ये मिलती थी कि उनको कैपिटल पनिश मिलती थी, उनको मार दिया जाता था। तो इस वजह से अब भी उस सोसाइटी में डिस्पाइट रेवोल्यूशन इस चीज के खिलाफ बहुत क्रिटिसिज्म एग्जिस्ट करता है। ये मतलब अब मैंने जो सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी की बात की, ये एक जो है हाइपर सेक्सुअलाइज्ड मूवमेंट बन गई है। मतलब आप अपने एजेंडा से हट गए हैं, औरतों के मसाइल से हट गए हैं, आप इस चीज से ऑब्सेस हो गए हैं। हाइपर सेक्सुअलाइज आप बात कर रही थी, इट इज अबाउट कंसेंट। मैंने वो पाकिस्तान की मिसाल दी थी, ये पाकिस्तान में जो हुआ था उसी में वो एक औरत ने कहा था, जो कि हमारी कोई एक्ट्रेस थी, कि होना चाहिए। तो ये हाइपर सेक्सुअलाइज मूवमेंट बन गई है। अब इसमें एक मूवमेंट और चली थी जिसका मैंने जिक्र किया, एक ये मूवमेंट चली और अभी तक चल रही है। तो ये क्या है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इससे फिर बहुत सारे मसाइल पैदा हुए। और जो असल चीज है कि ये जो हाइपर सेक्सुअलाइजेशन है, इससे हुआ क्या कि जो कि एक अच्छा क्रिटिसिज्म है कि मसला ये हुआ कि उल्टा फेमिनिस्ट जो एजेंडा था, जो फेमिनिस्ट गोल्स थे, वो हर्ट हुए। अनवांटेड किस्म का क्रिटिसिज्म होना शुरू हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, जिसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी। दे कुड नॉट अफोर्ड दिस क्रिटिसिज्म, लेकिन अपनी पुअर जो है वो इसमें उन्होंने पॉलिसीज की वजह से, और पुअर जो उन्होंने चीजें ऐड कर ली इसमें, उसकी वजह से एक जो है वो उनका हर्ट हुआ। उनका एक्चुअल फेमिनिस्ट काज जो था, जो एक्चुअल फेमिनिस्ट एक्टिविज्म था, वो हर्ट हुआ। और फिर एक और बात कि आप तो औरत को एम्पावर करना चाहते थे, आप औरत को कॉन्फिडेंट बनाना चाहते थे, लेकिन जो लोग, जो खवातीन फ्रीक्वेंट सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हैं, उनकी जो है वो लो सेल्फ एस्टीम है। ये रिसर्च है, मतलब बाकायदा रिसर्च फैक्ट्स हैं कि उनकी लो सेल्फ एस्टीम होती है, उनकी हैप्पीनेस जो है वो कम हो जाती है, उनकी जो वल्नरेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, डिप्रेशन इंक्रीज हो जाता है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी में किसी साइकियाट्रिस्ट ने ये रिसर्च की थी कि आपने तो इन चीज़ों के जरिए, हाइपर सेक्सुअलाइजेशन के जरिए, उनको मजीद जो है वो डिप्रेस, लेस कॉन्फिडेंट, अनहैप्पी और वल्नरेबल कर दिया। फिर आप लोगों को पता है कि पर्सनल इज पॉलिटिकल का जो स्लोगन है, जो कि बहुत अच्छा स्लोगन है और जो कि बेहतरीन स्लोगन है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें कुछ फ्लॉज भी होते हैं, या यूं कह लें कि बाद में इसको इतना ज़्यादा पैट्रियार्की और पर्सनल इज पॉलिटिकल को इतना ज़्यादा जो है वो यूज़ किया गया कि फैमिली जो है, इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, ये जो ऑब्स्टेकल है अगेंस्ट वेमेन एम्पावरमेंट एंड हैप्पीनेस, इस चीज के खिलाफ फैमिली, मतलब ये वो जगह थी, ये वो पॉइंट था जब फेमिनिज्म अपने मकासद से बहुत ज्यादा हट गया कि आप तो अब सोसाइटल क्योस की तरफ जा रहे हैं, आपकी सोशल फैब्रिक डिस्ट्रॉय होने जा रही है। और यही वजह है कि आप देखें जो बहुत सारी, इवन पाकिस्तान में ऐसे फेमिनिस्ट्स हैं, और वो बड़े प्राउडली बताते हैं कि हमने शादी नहीं की, हम नहीं करना चाहते। ये एक पर्सनल चॉइस है, शादी ना करना एक पर्सनल चॉइस है, लेकिन इस बेस पे शादी ना करना कि फैमिली बुरी है, या आप अगर ये पोर्ट्रे करें कि औरत की हैप्पीनेस में फैमिली सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है फॉर द हैप्पीनेस ऑफ अ वुमन, तो ये मसला है।
आप सोसाइटी में फिर डिसरप्शन ला रहे हैं। एक इसके ऊपर ये क्रिटिसिज्म है, और ये सारे रेडिकल फेमिनिस्ट्स की बातें हैं। और फिर सेक्सुअल रेवोल्यूशन की बात करें, उसमें जो सारी है ओरिएंटेशंस की हैं सारी बातें हैं, उससे क्या हुआ कि आपका जो है अब जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो कैरेक्टर से लिंक ही नहीं किया जाता। मतलब इसकी इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस हो गई है कि अब अगर कोई बंदा फ्रीक्वेंट सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसके कैरेक्टर को इस बेस पे जज ही नहीं किया जाता। ये चीज़ कौन ले आया है? ये जो रेडिकल फेमिनिज्म ले आया है। अब से पहले ऐसा नहीं था। तो इससे सोसाइटी की डिस्ट्रप्शन होती है। और ये चंद इसके ऊपर क्रिटिसिज्म थे, बाकी अब आप लोग देख लें कि मजीद जो है वो इसमें चीज़ें ऐड हो सकती हैं। और इसमें क्या चीज़ आ सकती है, आप देखें कि एक और चीज़, जो मर्द हैं, भाई इट इज़ इनफ फॉर टुडे, राबिया रफ़ीक साहिबा कहती हैं। चलें हम बस ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं, हमारा टाइम भी वैसे 1 मिनट